अस्सलाम वालेकुम के नावल्स पर आप सबको वेलकम। आज एक खूबसूरत रिक्वेस्टेड नावल लेकर हाजिर हैं जिसकी रिक्वेस्ट हमारे एक रेगुलर लिसनर और रीडर ने की है। एक खूबसूरत नावल है। नावल का नाम है तूने पार उतारा है। नावल की राइटर है निगत अब्दुल्ला। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। अम्मा अम्मा, एक जगह से इंटरव्यू कॉल आ गई। वो आंगन ही से चिल्लाती हुई अंदर आई तो इसके हाथ में लिफाफा देखकर अम्मा ने इश्ताक से पूछा, उबैद का ख़त है क्या? इसकी खुशी पल में गायब हो गई और फौरन जवाब भी नहीं दे सकी। सर झुकाकर लिफाफा उलट पुलट कर देखने लगी और भाभी ने किचन ही से इसके हाथ में लिफाफा देख लिया था। वो भी काम छोड़कर इसके पीछे चली आईं और अब दरवाजे में खड़ी इसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। बताओ ना, किसका ख़त है? अम्मा ने हर दर्जा बेसब्री का मुजाहरा किया तो वो गहरी सांस खींच कर बोली, भैया का नहीं है। भाभी इसका जवाब सुनते ही वापस पलट गईं और अम्मा ने बेदिली से पूछा, फिर किसका है? किसी का नहीं है। एक जगह नौकरी की दरख्वास्त दी थी, इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अम्मा ही की तरह इसने भी बेदिली से जवाब दिया और लिफाफा खोलने लगी। कितनी जगह अप्लाई कर रखा था इसने और कितना इंतज़ार था कि कहीं से तो कॉल आए, और अब इस लिफाफे ने कितनी हलचल मचा दी थी। अम्मा और भाभी जितनी मुश्ताक थीं इतनी ही मायूस नज़र आ रही थीं, और अगर पहले मरहले पर इसे पता न चल जाता तो इसकी भी यही कैफियत होती। बहरहाल इंटरव्यू की तारीख देखकर इसने कागज़ दोबारा लिफाफे में डाला, फिर अम्मा से पूछने लगी, अम्मा भैया को गए हुए कितने दिन हो गए हैं? दिन? अम्मा ने ताज्जुब से इसे देखकर कहा, पूरे 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने? वो सोच में पड़ गई और अम्मा अपने आप बोलने लगी, इतना गैर जिम्मेदार था तो नहीं, देखो बाहर जाकर सब भुला बैठा है। एक ख़त खैरियत का नहीं लिखा। अगले महीने खैर से नबीला की गोद भरने वाली है, इसका भी कोई ख्याल नहीं। हाँ, भाभी बेचारी बहुत परेशान है। परेशानी की बात नहीं है क्या? यहाँ तो हर दम इसके आगे पीछे फिरता था, और अब? भाभी को आते देखकर अम्मा खामोश हो गईं और वो ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बोली, आए भाभी, आप किन कामों में उलझी हुई हैं? बस 2-4 बर्तन रखे थे, वही धो रही थी। तुम बताओ किसका ख़त है? भाभी पहले सुन चुकी थी कि उबैद का ख़त नहीं है, इसलिए सरसरी अंदाज में पूछा, और इस बार इसने खुशी से जवाब दिया, इंटरव्यू लेटर है, कल जाना है। तुम जॉब करोगी? भाभी ने यूं ही आम से लहजे में पूछ लिया, और वह ज़रा सा हंसकर बोली, क्यों, क्या मैं जॉब नहीं कर सकती? हालांकि यह वाकई इसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो खासी डरपोक और बुज़दिल किस्म की लड़की थी, और भाभी ने भी शायद इसलिए पूछा था। जवाबन वो हंसी और भाभी तो खामोश हो रही, लेकिन अम्मा बोल पड़ी, क्यों नहीं कर सकती? माशाल्लाह पढ़ी लिखी समझदार हो। अगर वक्त पर तालीम काम ना आए तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी तालीम का? यूं भी घर में बेकार बैठी रहती हो। वो चुपचाप सुनती रही। फिर सारा दिन वक्फे वक्फे से अम्मा इससे ऐसी बातें करके इसे हौसला देती रहीं, क्योंकि वो इसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। स्कूल व कॉलेज में भी बड़ी मुश्किल से जाती थी। अगर अम्मा सख्ती ना करती तो शायद इब्तदाई क्लासों के बाद ही वो घर बैठ जाती, और इस वक्त अम्मा ने यह तो नहीं सोचा था कि इसे नौकरी करनी है। बस इनकी ख्वाहिश थी कि इनके बच्चे खूब पढ़ लिख जाएं। बड़े उबैद भैया थे। बीकॉम के बाद इनका अपना इरादा भी मज़ीद पढ़ने का था, लेकिन अब्बा के इंतकाल के बायस इन्हें तालीम को खैरबाद कहना पड़ा और इन्होंने जॉब कर ली। इस वक्त वो इंटर में थी और इसे पढ़ने का शौक़ तो था, लेकिन वो बाहर निकलने से बहुत घबराती थी। इसकी भी वजह थी, बहुत छोटी सी थी, गालबन 5-6 साल की। एक रोज़ बाहर खेलते हुए घर से कुछ दूर निकल गई। खेल के दौरान तो एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब सब अपने अपने घरों को चले गए तब इसे अपना घर कहीं नज़र नहीं आया। एक ही जैसी गलियां थीं। वो इधर से उधर भटकती फिरी, तब थक गई तो रोने लगी। एक आदमी ने करीब आकर रोने का सबब पूछा, फिर बहलाया कि वो इसे इसके घर पहुंचा देगा, और फिर बजाय इसे घर पहुंचाने के गोद में उठाकर किसी और ही रास्ते पर चल निकला। यकीनन बुर्दा फरोश था। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि मोहल्ले के किसी आदमी ने देख लिया, और क्योंकि बुर्दा फरोश भी शक्ल ही से कुछ मशकूक लग रहा था, इसलिए मोहल्ले का आदमी नज़रअंदाज नहीं कर सका। इसे रोक कर पूछा कि बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो। अब वो इस कदर घबराया कि इसे फेंक कर भाग खड़ा हुआ था। फिर वो घर तो पहुंच गई थी, लेकिन जिस तरह वो माजरा सुनकर अम्मा ने इसे डराया धमकाया तो इस वक्त से इसके अंदर एक खौफ सा बैठ गया था, जिसे बाद में खुद अम्मा भी नहीं निकाल सकीं। अभी तक रास्ता चलते हुए इसे यूं लगता जैसे हर शख्स इसके ताक़ुब में आ रहा हो। स्कूल में मैट्रिक तक अब्बा खुद इसे छोड़कर आते थे और वापसी में भैया लेकर आते। इसके बाद अब्बा ने एक नए इलाके में अपना घर खरीद लिया।
यूं वो पुराना मोहल्ला छूट गया और नई जगह से एक दो लड़कियां कॉलेज जाने वाली मिल गईं तो वो उनके साथ आने जाने लगी। किसी दिन वो लड़कियां जोहरा और शबीना छुट्टी कर लेती तो इसकी भी छुट्टी हो जाती थी। अम्मा लाख डांटती कि आखिर कब तक दूसरे के सहारे चलोगी, लेकिन इसका एक ही जवाब होता, बस मैं अकेली नहीं जा सकती। फिर अब्बा के इंतकाल के बाद जहाँ भैया की पढ़ाई छूट गई वहाँ इसने भी सोचा था कि घर बैठ जाए, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से भैया को जल्द ही नौकरी मिल गई और अम्मा ने इसे घर नहीं बैठने दिया। बीए करवा के दम लिया और अभी वो बीए से फारिग हुई थी कि अम्मा को भैया की शादी करनी पड़ी। हालांकि इनका ख्याल पहले इसकी शादी करने का था, लेकिन नबीला जो अम्मा की भांजी थी, 5 साल की उम्र में इसकी अम्मा का इंतकाल हो गया था और कुछ ही अरसे बाद इसके अब्बा ने दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी माँ रिवायती सौतेली माँ साबित हुई। इस वक्त अम्मा ने चाहा था कि नबीला को अपने पास ले आए, लेकिन इसके अब्बा ने मना कर दिया था और जाहिर है अम्मा ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती थी। लेकिन इसी वक्त इन्होंने सोच लिया था कि नबीला को बहू बनाकर ले आएंगी और गो के अभी इसका वक्त तो नहीं आया था, क्योंकि वो पहले अपनी बेटी से फारिग होना चाहती थी। लेकिन एक रोज़ नबीला खुद ही चली आई और इसने रो रो कर अम्मा को बताया कि इसकी माँ एक बूढ़े से इसकी शादी कर रही है। तब अम्मा को और तो कुछ नहीं सूझा, इसी वक्त मोहल्ले के चंद लोगों को बुलाकर उबैद और नबीला का निकाह कर दिया। बाद में नबीला के अम्मा अब्बा लेने आए, लेकिन इस वक्त इनका बस नहीं चला, क्योंकि लड़की अपनी मर्जी से शोहर को प्यारी हो चुकी थी और ये कोई साल भर पहले की बात थी। इस वक्त उबैद भैया बाहर जाने की कोशिशों में लगे हुए थे और वो हरगिज़ शादी करने के हक में नहीं थे। इनका कहना था कि वो अभी बीवी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, पहले बाहर जाएंगे, 2-3 साल के बाद यहाँ आकर अपना कारोबार करेंगे, इसके बाद पहले बहन को रुखसत करेंगे, फिर अपनी शादी का सोचेंगे। लेकिन वही बात कि तकदीर के सामने इंसान बेबस है, ख्वाह कुछ भी सोच ले, होता वही है जो ऊपर वाले ने लिख दिया। पहले अब्बा के इंतकाल के बायस तालीम छूटी और अब अम्मा ने शादी की जंजीर पहना दी। लेकिन ये भी है कि हर बार इंसान मजबूर होकर बैठ नहीं जाता। उबैद भैया जो शादी के हक में नहीं थे, नबीला को पाकर गोया इन्हें अपनी मंजिल मिल गई। इब्तदाई 2 महीने तो वो बड़े खुश और मगन से थे। फिर जब नबीला उम्मीद से हुई तो गालिबन नई जिम्मेदारी की सोचते हुए इन्हें वसाइल कम लगने लगे और वो एक बार फिर बाहर जाने की तगदो में लग गए। गो के अब अम्मा नहीं चाहती थी कि वो बाहर जाएं और नबीला का तो रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन इन पर धुन सवार हो चुकी थी। अम्मा के सामने अपनी जिम्मेदारियां गिनवाते और नबीला को बहलाते, तुम्हारी गुज़िश्ता ज़िंदगी मेरे सामने है, कभी कोई सुख नहीं देखा तुमने, अब मैं तुम्हें अच्छी और आसूदा ज़िंदगी देना चाहता हूँ। 2-3 साल की बात है, गुजरते पता भी नहीं चलेगा। और नबीला जिसे एक उम्र के बाद मोहब्बत मिली थी, वो हरगिज़ भी इसमें 2-3 सालों का वक्फा नहीं चाहती थी। और उबैद पर अगर इसकी गरियावजारी का असर हुआ भी, तब भी इन्होंने अपना जाने का इरादा मुलतवी नहीं किया। बाहर भेजने वाले मुख्तलिफ कंपनियों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन वो सब जितना पैसा मांगती थी वो इनके पास नहीं था। फिर एक एजेंट से इनकी मुलाकात हुई जिसने कंपनियों की निस्बत कम पैसा मांगा, लेकिन आगे मुलाजमत की जिम्मेदारी नहीं ली और इन्होंने सोचा बस एक बार बाहर निकल जाएं, आगे मुलाजमत वो खुद तलाश कर लेंगे। यूं सबको अच्छे दिनों की आस दिलाकर वो रुखसत हो गए और जब तक इन्हें रुकना इख्तियार में था, अम्मा और नबीला ने हर हरबा इस्तेमाल किया। लेकिन जब वो चले गए तो फिर जाहिर है वही आस की डोरी ही रह जाती थी जो वो थमा गए थे और आंखें भी वही ख्वाब देखने लगी जिनकी झलक वो दिखा गए थे। इन्होंने बताया था कि यहाँ से सिंगापुर और वहाँ से जाने किस रास्ते वो मलेशिया जाएंगे और इसी हिसाब से 10वें दिन से अम्मा ने ख़त का इंतज़ार शुरू कर दिया और नबीला तो जहाँ दरवाजे पर आहट होती भागी जाती। लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि 6 महीने हो गए थे और अभी तक खैरियत से पहुँचने का ख़त भी नहीं आया था। तशवीश की बात तो थी, सो अंदेशे उठते डराते, लेकिन कोई क्या कर सकता था। इनकी फ़िक्र, फिर यहाँ घर में एक ही कमाने वाले थे, लाख फ़िक्रें हों, पेट तो रोटी मांगता है। यूं इनके जाने के 2 महीने बाद ही अम्मा को ज़्यादा घर की फ़िक्र सताने लगी। अगर वो खुद सिलाई कढ़ाई में माहिर होती तो बहुत खामोशी से मशीन संभाल लेती। इन्हें सिलाई आती तो थी, लेकिन वही गुजारे वाली बात थी कि अपने कपड़े खुद ही सी लिए। बहरहाल बहुत सोचने के बाद वो इसी नतीजे पर पहुंची कि आखिर रबिया की तालीम किस दिन काम आएगी। लेकिन इसके साथ वही मसला था कि वो घर से निकलते हुए डरती थी। पहले वो यही कहती रही कि नौकरी करना इसके बस से बाहर है, लेकिन फिर घर के हालात को देखते हुए इसे खुद ही थोड़ी हिम्मत पैदा करनी पड़ी। जाहिर है और कौन था, गुज़िश्ता 2 महीनों से वह कितनी जगहों पर दरख्वास्तें भेज चुकी थी और आज पहली बार इंटरव्यू कॉल आई थी, तो जहां वो खुश थी वहां इसका डर भी साथ साथ था। अम्मा के सामने तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता रात में जब कपड़े इस्त्री करने खड़ी हुई तो दबे लफ्ज़ों में नबीला से कहने लगी, भाभी मैं जाऊंगी कैसे।
नबीला अपना बिस्तर साफ करने में लगी थी, समझी नहीं कि वो किस हिसाब से कह रही है। जब भी बड़े आराम से बोली, बस से। ओफो, बस से तो जाऊंगी, लेकिन अकेली कैसे? हाय। नबीला कमर पर हाथ रखकर सीधी खड़ी हुई, फिर इसे देखकर हंसने लगी। हंसने की नहीं हो रही, वो पीठ मोड़कर जल्दी जल्दी इस्त्री करने लगी। तुमने बात ही ऐसी की कि हंसी आ गई, वरना किस कमबख्त का हंसने को दिल चाहता है। नबीला अपनी जगह पर लेटते हुए बोली और कदर तवक्कुफ के बाद फिर कहने लगी, वाकई ये तुम पर जुल्म है, और उबैद को मालूम भी था कि इस घर में लाइन से 3 औरतें कुछ नहीं कर सकती, फिर भी इस तरह छोड़कर चले गए। मेरा ख्याल है भैया गए ही इसलिए हैं कि हम कुछ करना सीख जाएं। नबीला के लहजे का तासुफ महसूस करके इसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, लेकिन रबिया, ये तो खुद को बहलाने वाली बात है। अच्छा छोड़ें, ये बताएं, आपके ख्याल में मुझे नौकरी मिल जाएगी? इसने खूबसूरती से मौजू बदला। मैं क्या कह सकती हूँ, वैसे तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? क्यों? इसलिए कि वहाँ और भी लड़कियाँ होंगी, और जाहिर है मैं जब ढंग से बात ही नहीं कर सकूंगी तो। इसने मायूसी से नफ़ी में सर हिलाया। बेवकूफ़ हो तुम, ख्वामख़ा डरती हो। बस ज़रा सा अपने अंदर एतमाद पैदा कर लो, फिर तुम्हारी तरह कोई बोल नहीं सकता। नबीला ने इसकी हिम्मत बंधाई। सच कह रही हैं? बिल्कुल सच। बस तो कल मेरी नौकरी पक्की, वो कहते हुए अपनी जगह पर आ लेटी। वो मतलूबा एड्रेस पर पहुंच गई थी, लेकिन जो इसकी हालत थी ये वही जानती थी। हाथ पैर ठंडे हो रहे थे और चेहरे से गर्म भाप निकल रही थी। बार बार ठंडे हाथों से चेहरा थपथपाती अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द भी कर रही थी। हकीकतन बड़ा मुश्किल वक्त था, खसूसन इसके लिए। कितनी बार दिल चाहा यहीं से वापस पलट जाए, लेकिन हालात अब ऐसे हो गए थे कि अगर एक महीना और आमदनी का कोई ज़रिया ना बना तो हकीकतन फाकों की नौबत आ जाएगी। फिर अगले महीने नबीला के यहाँ विलादत भी होने वाली थी। पता नहीं क्या होगा। वो यही सोचकर कुड़ रही थी कि इसका नाम पुकारा गया। चौंक कर खड़ी हुई और अंदर जाते हुए सचमुच इसकी टांगें कांप रही थीं। तशरीफ़ रखिए। बैठने को कहा गया तो वो महज खुद को गिरने से बचाने की खातिर फ़ौरन बैठ गई। इसके बाद पता नहीं क्या क्या सवाल हुए, वो गायब दमागी से जवाब देती रही। फिर इसने महसूस किया अचानक खामोशी छा गई है। कुछ डरते डरते पलकें उठाई तो सामने बैठा शख्स पुरसोच अंदाज में इस पर नजरें जमाए बैठा था। वो मजीद नर्वस हो गई और राह फरार भी ढूंढने लगी, लेकिन खुद से उठकर जाने की हिम्मत नहीं थी। कितनी देर बाद की सूरत आखिरी सांस खींची। फिर इसे मुखातिब किया गया। मिस रबिया। वो खुद पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो रही थी। बड़ी मुश्किल से जी की आवाज़ निकाल सकी। आप प्लीज़ वहाँ तशरीफ़ रखें, मैं भी आपसे बात करता हूँ। इसने इशारे की सिमत बाएं तरफ देखा, फिर उठकर वहीं आ बैठी। अजीब सी उलझन, समझ में नहीं आ रहा था यहाँ क्यों बिठाया गया है और मज़ीद क्या बात करनी है, जबकि दूसरी लड़कियां तो सवाल जवाब के बाद बाहर जा रही थीं। वो बेध्यानी में शख्स को देखने लगी। अच्छा खासा उधेड़ उम्र, कनपटियों पर बाल सफ़ेद, अलबत्ता चेहरे पर तफकरात की लकीरें नहीं थीं। फिर जिस शाइस्तगी से वो लड़कियों से बात कर रहा था, इससे धीरे धीरे इसके अंदर का खौफ कम होने लगा। जब तमाम लड़कियों के इंटरव्यू हो चुके तब फिर इसकी बारी आई। आइए बीबी, यहाँ आ जाएं। और इस बार वो कदरे सहूलत से उठकर इनके सामने आ बैठी तो इन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, ये बताइए यहाँ आते हुए आप इतना डर क्यों रही थी? अब तो नहीं डर रही। वो जितनी बेसाख्तगी से बोली इतना ही बेसाख्ता इनका कहकहा था। वेरी गुड। कुछ देर तक इसी अंदाज में इस में सर हिलाते रहे, फिर संजीदा होकर कहने लगे, ऐसा है बीबी कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है इसके लिए आप बिल्कुल सूट नहीं करती। मुझे बहुत एक्टिव लड़की चाहिए। जी। इसने मायूसी से सर झुका लिया तो कदरे तौक़ुफ़ से कहने लगे, आपको मैं एक और जॉब ऑफ़र कर सकता हूँ, लेकिन शायद इसके लिए आप राज़ी ना हो। इसने फ़ौरन सर उठाकर यूं देखा जैसे कह रही हो, आप बताएं तो सही। और इसके इस अंदाज से वो समझ गए कि वो वाकई ज़रूरतमंद है। अच्छी तनख्वाह के एवज़ इनकी ऑफ़र कबूल कर लेगी। और क्योंकि पहले से इनके जहन में बाकायदा कोई प्लान नहीं था, बस अभी इसे देखकर ही एक ख्याल आया था। जब ही इन्होंने फ़ौरन कुछ कहने से गुरेज किया और इंटरकॉम पर चाय का कहकर कमरे से निकल गए, तो इसने वो ढीले ढाले अंदाज में सर कुर्सी की पुर्ज से टिका दिया और ख़ुद ही सोचने लगी, पता नहीं क्या काम है जिसके बारे में इनका ख्याल है कि मैं राज़ी नहीं होंगी। कुछ देर बाद दरवाजे पर आहट सुनकर वो सीधी हो बैठी। इनके पीछे चपरासी चाय लिए आ रहा था। वो सवालिया नज़रों से इन्हें देखने लगी तो वो चाय की तरफ इशारा करके बोले, प्लीज़। इसने खामोशी से कप अपनी तरफ खिसका लिया और एक दो सिप लेने के बाद इन्हें देखा तो वो फिर इसी पुरसोच अंदाज में इस पर नज़रें जमाए बैठे थे। इसके देखने पर कहने लगे,
हाँ बीबी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बात सिर्फ आपके और मेरे दरमियान रहेगी, ख्वाह आप एग्री करें या ना करें। ओके। इसने ज़रा सा इस बात में सर हिला दिया, जबकि इसका दिल अंदर ही अंदर बैठने लगा था कि पता नहीं ऐसी क्या बात है। और कदर तवक्कुफ से वो कहने लगे, मेरा एक बेटा है। साल भर पहले तक वो बहुत खूबसूरत नौजवान था, वेल एजुकेटेड एंड वेल एटिकेटेड, अपने हलके में बेहद मकबूल। मेरा ख़्याल है आप समझ सकती हैं कि एक बड़े ख़ानदान का लड़का जो खूबसूरत भी हो, तालीम याफ्ता भी हो और दौलतमंद भी, किस तरह लोग इसे सराहते होंगे। लिहाजा मुख्तसरन मैं आपको बताता हूँ कि साल भर पहले वो अपने किसी दोस्त की लेबॉर्ट्री में इसके साथ खड़ा था कि वहाँ इसके साथ एक हादसा हो गया। किसी केमिकल की तैयारी के दौरान बोतल फट गई और मेरा बेटा जो करीबी खड़ा था, सारा केमिकल उड़कर इसके चेहरे को बुरी तरह झुलसा गया। फिर गो के इलाज से वो ठीक तो हो गया, लेकिन इसके चेहरे की हैयत ही बदल गई। मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि आम आदमी इसे देखकर अगर डरता नहीं तो मुंह ज़रूर फेर लेता है। वो गहरी सांस लेकर कुछ देर के लिए खामोश हो गए, यूं जैसे बेटे का दुख रग रग में सरायत कर रहा हो। वो इसी खामोशी से इन पर नज़रें जमाए बैठी रही, जबकि अंदर दिल की रफ्तार और मध्यम हुई जा रही थी। बिल्कुल इसी तरह जैसे बचपन में कहानी के दौरान अचानक खौफनाक जिन की आमद पर इसकी कैफियत होती थी। कुछ देर बाद वो फिर गोया हुए। वो जो बहुत मकबूल था, लोग इससे मोहब्बत बल्कि जान देने के दावे करते थे, वो सब इससे दूर हो गए। और दोस्तों की बेइत्नाइयों ने इसे बुरी तरह तोड़कर रख दिया है। और बात सिर्फ दोस्तों की नहीं, आम आदमी भी इसे देखकर मुंह मोड़ लेता है। अपने लिए लोगों का ये रवैया देखकर वो इतना दिलबर्दाश्ता हुआ कि खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लिया। अभी भी वो कहीं आता जाता नहीं है, ना ही घर में किसी की आमद पसंद करता है। अजीब बदमिजाज सा हो गया है, उखड़ा उखड़ा अपने आप से और सारी दुनिया से खफा सा लगता है। हालांकि सर्जरी से इसका चेहरा ठीक हो सकता है, लेकिन वो इस पर तैयार नहीं होता। वो यूं बोल रहे थे जैसे अपने आप से बातें कर रहे हों, और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब इसे क्यों बता रहे हैं। अभी वो खुद से कयास करने लगी थी कि वो कहने लगे, इसकी तन्हाई के ख्याल से मैंने सनी को अपने पास रख लिया है। सनी मेरा नवासा है, 6 साल का छोटा बच्चा, और मेरा बेटा इसके साथ कदरे खुश रहता है। एक्सक्यूज़ मी सर। वो बेहद उलझन महसूस कर रही थी, बिला आखिर बोल पड़ी, मेरी जॉब क्या है? आपको मेरे घर जाना है और आगा को देखकर ना तो डरना है और ना मुंह मोड़ना है, बल्कि अपने रवैये से आपको इसे यकीन दिलाना है कि वो काबिल नफ़रत नहीं है। जी। वो कुछ समझी कुछ नहीं समझी, और वो इस ख्याल से कि कहीं वो साफ इनकार ना कर दे कहने लगे, ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, फिर आपको जॉब करनी है और यही आपकी जॉब है। जॉब? वो परेशान हो गई, भले ये कि जॉब हुई। और वो कुछ देर तक इसे देखते रहे, शायद अपनी बात ठीक से समझा नहीं सके थे। इसी ख्याल के तहत कहने लगे, देखें बीबी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको कहीं और जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलेगी। इसलिए कि एक तो आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, दूसरे आपके पास तजुर्बा नहीं, फिर ना कोई कोर्स किया है आपने। तो इस हिसाब से कोई प्राइवेट स्कूल ही आपको टीचर रख सकता है, और मैं समझता हूँ प्राइवेट स्कूल की जॉब से जॉबलेस होना बेहतर है, जिससे एक अकेले इंसान की ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। खैर ये अलग बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस जॉब से आप ना सिर्फ कुछ सीख लेंगी, बल्कि तजुर्बे का सर्टिफिकेट भी आपके पास आ जाएगा। एक्सक्यूज़ मी सर, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ रही। भला आपके घर आने जाने में मैं क्या सीखूंगी? इसने उलझन अमेज़ लहजे में कहा तो इन्हें कदरे इत्मीनान हुआ कि इसने साफ इनकार नहीं किया। गहरी सांस खींचकर बोले, बीबी, ऑफिस टाइम सुबह 9 से शाम 5 बजे तक है, और ये सारा वक्त आपको मेरे घर नहीं रहना। आप सुबह ऑफिस आएंगी, यहाँ मैं किसी भी शोबे में बतौर हेल्पर आपको लगा दूंगा, ख्वाह पब्लिक डीलिंग ख्वाह कंप्यूटर ऑपरेटर, जो भी शोबा आपको मुनासिब लगे। आप बड़े आराम से सीख सकती हैं। फिर अव्वल तो यहीं आपकी जॉब पक्की हो जाएगी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, या फिर आपकी मर्ज़ी। बहरहाल इस तमाम वक्त में से आपको 1 डेढ़ घंटे के लिए घर जाना होगा। अब वो इनकी पूरी बात समझ गई और पुरसोच अंदाज में ज़रा सा सर हिलाया, लेकिन हामी नहीं भरी, बल्कि खुद इसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। और इसे शशोपंच में देखकर वो कहने लगे, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा, आप अच्छी तरह सोच लें। अगर दिल माने तो कल आ जाइएगा, मैं आपको बाकी तफसील समझा दूंगा। जी। इसने अचानक खुद को आज़ाद महसूस किया और फौरन जाने की इजाज़त चाही। फिर बाहर आकर इसने पलट कर नहीं देखा, बल्कि यूं तेज तेज कदम उठाने लगी जैसे जल्द से जल्द यहाँ से दूर चली जाना चाहती हो। अजीब सी वहशत सवार हो गई थी इस पर, और खौफ अलग कि कहीं वो इसके ताक़ुब में तो नहीं आ रहे। घर में दाखिल हुई तो फिर जान में जान आई, और फौरन सोच लिया कि दोबारा वहाँ नहीं जाएगी।
क्या हुआ? अम्मा ने इसे देखते ही पूछा तो वो कंधे से बैग उतार कर एक तरफ उछालते हुए बोली, सांस तो लेने दें। फिर गिरने के अंदाज में पलंग पर तकरीबन आधी लेट गई और लंबे लंबे सांस लेते हुए बोली, नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। पता नहीं किस्मत में कितनी ख्वारी लिखी है। लो, अभी तो आज पहली बार गई हो और अभी से किस्मत को कोस रही हो। अम्मा ने नागवारी से टोका, फिर कहने लगी, मुझे पता है नौकरी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन इंसान कोशिश तो करता है। घर बैठे तो कुछ हासिल नहीं होता। लो, पानी पियो। नबीला इसकी आवाज़ सुन चुकी थी। पानी लिए चली आई तो अम्मा बिगड़ गईं। तुम और सर चढ़ाओ इसे, कोई ऐसा तीर मार कर नहीं आ रही। आप तो ख्वामख्वाह मेरे पीछे पड़ जाती हैं। अब अगर नौकरी नहीं मिली तो इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ, नहीं तो। वो नबीला के हाथ से ग्लास लेते हुए वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में आ गई और इसी तरह बड़बड़ाती रही। कुछ देर बाद नबीला इसके पास आकर चुपचाप बैठ गई। जब इसका बड़बड़ाना ख़त्म हुआ तब कहने लगी, तुम्हें अम्मा की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। एक तो उबैद की फ़िक्र, दूसरे घर की परेशानी। हाँ, एक वही तो जैसे परेशान है, हमें तो कोई फ़िक्र नहीं। वो खफगी से बोली तो नबीला इसे समझाते हुए कहने लगी, परेशानी तो बेशक हम सब की है, फिर भी हमें इन्हें हौसला देना चाहिए। इन्हें गुस्सा इस बात पर नहीं आया कि तुम्हें नौकरी नहीं मिली, बल्कि तुम्हारे मायूस होने पर वो खफा हुई हैं। और मैं भी यही कहूँगी कि इतनी जल्दी मायूस नहीं होना चाहिए। कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहने लगी, एक तो मुझसे अब ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। खैर, डिलीवरी के बाद मैं कुछ करूँगी। आप क्या करेंगी? इसने चौंक कर पूछा। सिलाई ही कर लूँगी। अगर किस्मत में इसी तरह लिखा है तो यूं ही सही। उबैद तो पता नहीं। नबीला की आंखें अचानक आंसुओं से भर गईं। आवाज़ साथ छोड़ गई तो वो जल्दी से इसका हाथ थाम कर बोली, रोना नहीं भाभी, भैया अगर बदल गए हैं तो गम नहीं करें। देखिएगा एक दिन कितना पछताएंगे। और इस एक लम्हे में वो फैसला करके बोली, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जॉब मिल गई है। क्या? नबीला ने बेयकीनी से देखा तो वो मुस्कुराकर बोली, मैं सच कह रही हूँ। अम्मा को तो मैं यूं ही तंग कर रही थी, मुझे कल ही से जाना है। तो जाओ, पहले अम्मा को बताओ। आप बता दें, मुझे तो वो डांटेंगी। वो नबीला को भेजकर खुद लेट गई और नए सिरे से सारी बातें सोचने लगी। तो अब इसके जहन में कितने सवाल उठने लगे थे। वो एक बार फिर इनके सामने बैठी थी और इन्हें जैसे इसके आने का यकीन था। जब भी ना चौंके ना हैरत का इजहार किया। इसके बरक्स बड़े आराम से पूछने लगे, हाँ तो मिस रबिया, आपने अपने लिए किस शोबे का इंतखाब किया? और वो कल से सारा वक्त जॉब के बारे में सोचती रही थी, लेकिन इस तरह ध्यान ही नहीं गया था। जब ही बेवकूफ़ों की तरह देखने लगी तब वो खुद ही कहने लगे, मेरा ख्याल है कंप्यूटर ठीक रहेगा, जल्दी सीख जाएंगी। मेरे पास मिस यास्मीन काम कर रही हैं, आप इनके पास बैठ जाएं। फिर 3 साढ़े 3 बजे मेरे घर चली जाइएगा। यस सर। लेकिन अब जब ये तय हो गया था कि वो इनकी मुलाजिम है तो कुछ पूछते हुए झिझक सी गई। हाँ हाँ कहिए। इन्होंने हौसला दिया तो कहने लगी, वो सर, आपके घर में मेरा तारुफ क्या होगा? आप सनी की ट्यूटर बनकर जाएंगी। मैं अपनी मिसेस को फ़ोन कर दूंगा कि मैं सनी के लिए ट्यूटर भेज रहा हूँ, और कोई बात। नो सर, वो कहते हुए उठने लगी कि इन्होंने रोका। एक मिनट। फिर दराज में से एक लिफाफा निकालकर इसके सामने रखते हुए बोले, इसमें मेरे बेटे की हालिया तस्वीर है, अच्छी तरह देख लें। मैं नहीं चाहता कि इसे अचानक सामने देखकर दूसरे लोगों की तरह आप भी बिला इरादा ही सही मुंह मोड़ लें। जी। पता नहीं क्यों इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और इनके सामने तस्वीर देखने की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं इसकी कोई गैर इख्तियारी हरकत इनके लिए दुख का बाइस बने या इन्हें नागवार गुजरे। इसी ख्याल के तहत इसने लिफाफा उठाकर अपनी गोद में रख लिया। फिर पूछने लगी, मिस यास्मीन कहाँ बैठी हैं? मैं इन्हें बुलाता हूँ। इन्होंने इंटरकॉम पर मिस यास्मीन को बुलाया और इसके आने पर इसके तारुफ के साथ बताया कि वो इसके पास बैठेगी। फिर वो यास्मीन के साथ ही इनके कमरे से निकल आई। पहला दिन था। वो बस यास्मीन को कंप्यूटर के साथ खेलते हुए देखती रही। इसे वो खेलती हुई लग रही थी और दिलचस्प खेल था कि बटन दबाने से कभी कोई फिगर सामने आता, कभी कोई चार्ट, और कभी जैसे सारा कुछ गड़बड़ हो जाता। एक दो बार इसका दिल चाहा वो आंखें बंद करके कीबोर्ड पर उंगलियां चलाना शुरू कर दे। इसके बाद देखे क्या होता है। तुमने अभी ग्रेजुएशन किया है? यास्मीन ने पूछा तो वो अपनी सोचों से निकल कर बोली, नहीं, गुज़िश्ता साल। 1 साल क्या करती रहीं? कुछ नहीं, इत्मीनान से घर बैठी रही। घर में भी कहीं इत्मीनान होता है? स्क्रीन पर नज़रें जमाए यास्मीन ने कहा तो वह हैरान होकर बोली, क्या मतलब, और कहाँ होता है इत्मीनान? घर में बहरहाल नहीं होता। सो बखेड़े, ख्वामखा की टेंशन, बच्चों का शोर, भावजों की चकचक, अम्मा का टोकना, अब्बा का चिल्लाना, शाम में भाई आए तो इनकी बकबक। खुदा की पनाह, एक लम्हा इत्मीनान का नहीं होता। इसने 1 मिनट में अपने घर का नक्शा खींच दिया और वह क्या कहती हंस भी न सकी। तब यास्मीन इसे देखकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में ये सब नहीं होता क्या?
नहीं, मेरे घर में इतने अफराद नहीं हैं। खुशकिस्मत हो। कितने आराम से इसने खुशकिस्मत करार दे दिया और इस बार वो ज़रा हंसकर रह गई। फिर जब 3 बजे वो ऑफिस से निकली तो ड्राइवर गाड़ी लिए मौजूद था। इसे देखते ही दरवाज़ा खोल दिया। वो बैठ गई और जैसे ही गाड़ी चली इसने बैग में से तस्वीर वाला लिफाफा निकाल लिया। सुबह से इसका ध्यान इस तरफ था लेकिन ऑफिस में देखने की हिम्मत नहीं हुई थी क्योंकि खुद इसे गैर इख्तियारी हरकत सरजद होने का खदशा था। पर अभी भी कितनी देर तक वो बस लिफाफे को ही घूरती रही। फिर जब ये ख्याल आया कि कहीं इसी में रास्ता तमाम ना हो जाए, इसने धीरे धीरे तस्वीर निकाल ली और क्योंकि इसी पर नज़रें जमाए बैठी थी तो सचमुच इसके रोंगटे खड़े हो गए और एक लम्हे के बाद ही इसने आंखें बंद कर लीं। सीने के अंदर दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं थी, गोया दिल जैसे बंद हो गया था। और अपने ज़िंदा होने के यकीन करने के लिए ही इसने आंखें खोली तो फिर वही चेहरा सामने था जो कहीं से भी इंसान का चेहरा नहीं लग रहा था। और ये तस्वीर थी। अभी उसे हकीकत में इसका सामना करना था जो वाकई से बहुत मुश्किल लग रहा था। दिल चाहा गाड़ी रुकवा कर यहीं उतर जाए और इस जॉब का ख्याल दिल से निकाल कर सीधी घर की राह ले। यूं भी वो खासी बुज़दिल वाक़या हुई थी और इस तमाम अरसे में पहली बार से ये ख्याल आया कि आखिर इसी का इंतखाब क्यों किया गया। और भी तो लड़कियां थीं इसके मुकाबले में बहुत एक्टिव। इसने शीशे से बाहर नज़र दौड़ाई, पता नहीं कौन सा इलाका था और वो यहीं से वापसी का सोचने लगी थी कि आलमगीर साहब की बात याद आई। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको जॉब नहीं मिलेगी लेकिन बहुत मुश्किल से मिलेगी क्योंकि एक तो आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, दूसरे वगैरह वगैरह। यानी वाकई ख्वारी और वो नए सिरे से तगदो कर सकती थी लेकिन हालात इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे। अभी जो जॉब मिल गई थी वही गनीमत थी। गहरी सांस खींचते हुए इसने दोबारा तस्वीर पर नजरें जमा दी। तभी गाड़ी एक मोड़ मोड़कर रुक गई और ड्राइवर ने उतरकर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। इसने जल्दी से तस्वीर को लिफाफे में डालकर लिफाफा बैग में रख लिया और नीचे उतरकर इस आलीशान बंगले को देखने लगी। चौकीदार मिस साहब को बेगम साहब के पास ले जाओ। ड्राइवर ने चौकीदार को पुकार कर कहा तो वो जैसे ज़बरदस्ती खुद को घसीटती हुई चौकीदार के पीछे चलकर अंदर आई। वो कसदन इधर उधर देखने से गुरेज कर रही थी और सर भी झुका हुआ था। जब भी इसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वह किन मरहलों से गुजर कर बेगम साहिबा के कमरे तक पहुंची है। तुम रबिया हो? इस आवाज़ पर ही इसने सर उठाया तो सामने खासी ग्रेसफुल खातून मौजूद थीं। कदरे सटपटा कर इनकी बात का जवाब देने के बजाय इसने सलाम कर दिया। जीती रहो, आओ बैठो, इन्होंने कहा तो वो इनके बेड के किनारे खासी तकल्लुफ़ से बैठ गई। तुम सनी को पढ़ाओगी? बगौर इसका जायज़ा लेते हुए इनका अंदाज सवालिया नहीं था। इसने ज़रा सा इस बात में सर हिला दिया। यूं भी वो कुछ मरूब सी हो रही थी। इन्होंने मुलाजमा को बुलाकर इसे सिटिंग रूम में ले जाने को कहा। फिर इससे कहने लगी, तुम चलो मैं सनी को भेजती हूँ। वो चुपचाप उठकर मुलाजमा के पीछे चल पड़ी। फिर सिटिंग रूम में बैठते ही इसने काफ़ी मोहतात नज़रों से इधर उधर देखा। कमरा बहुत सादा था, यानी ना फर्नीचर की बहुतात ना कोई डेकोरेशन पीस। अलबत्ता ग्लास वॉल से परे का मंजर इंतहाई दिलकश था जहाँ से गालबन अभी कुछ देर पहले ही वो गुजर कर आई थी लेकिन इस वक्त ध्यान नहीं दिया था। बरामदे और 4 स्टेप पर वाइट मार्बल का फर्श था। इससे आगे सुर्ख ईंटों की रोश पर फिर बहुत खूबसूरत लॉन। वो इस दिलकशी को दिल ही दिल में सराह रही थी कि सनी इसके सामने आकर बोला, हेलो टीचर। वो खूबसूरत से बच्चे को देखकर बेसाख्ता मुस्कुराई। फिर इसका हाथ पकड़कर पास बिठाते हुए बोली, मुझे तुम्हारा हेलो कहना भी अच्छा लगा है लेकिन आइंदा हम एक दूसरे को सलाम किया करेंगे, ठीक? आप रोज़ाना आएंगी? बच्चे ने मासूमियत से पूछा। हाँ, क्यों? क्या तुम्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, बस तो मैं रोज़ाना तुम्हें पढ़ाने आऊँगी। अब जल्दी से बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 में। वेरी गुड। इसने सनी का गाल थपक कर शाबाश दी। फिर इसका बैग खुलने लगी थी कि अकब से आवाज़ आई, सनी ये कौन है? इसे पहला ख्याल इसका आया और बैग पर आप ही आप इसके हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई, जबकि अंदर की वही कैफियत थी कि दिल अगर बंद हुआ नहीं था तो होने वाला था। मामा ये मेरी टीचर हैं, सनी ने शौक से बताया। अच्छा, पता नहीं इसकी ज़रा सी हंसी किसके लिए थी। फिर गालबन वो वहीं से पलटने लगा कि सनी पुकार कर बोला, मामा आप टीचर से नहीं मिलेंगे? नहीं। इसके लहजे की सख्ती इसने साफ महसूस की। दिल ही दिल में शुक्र करने लगी थी कि सनी मचल कर बोला, क्यों मामा इतनी अच्छी टीचर हैं, आप आकर इन्हें हेलो कहें। फिर गालबन इसकी बात याद आने पर कहने लगा, हेलो नहीं सलाम करें। चलिए आप मेरा सलाम कह दें। इसने शायद बच्चे का दिल रखा और बच्चे की समझ में नहीं आया इसका सलाम कैसे कहे। तब इसकी कलाई पर हाथ रखकर बोला, टीचर सलाम करें ना। और जाहिर है बच्चे का तो बहाना था, असल में तो शायद वो इसी की टीचर थी, इसके लिए भेजी गई थी। फिर कब तक नज़रें चुराती। इस ख्याल के तहत अचानक ही जाने कैसे हिम्मत करके वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और पूरी इसकी तरफ घूमकर बोली, अस्सलाम वालेकुम। वो एक लम्हा को अपनी जगह हैरान हुआ। फिर गालबन इससे अपना आप छुपाने की खातिर फ़ौरन इसकी तरफ से पीठ मोड़ गया और जिस लम्हे से वो खौफज़दा थी वो गुजर चुका था।
यूं के पता भी नहीं चला। तब वो सहूलत से बोली, सलाम का जवाब तो देते जाइए। हाँ वालेकुम सलाम, इसने चौंक कर कहा और तेज कदमों से कमरे से निकल गया। तब गहरी सांस के साथ वो दोबारा बैठते हुए सनी को देखकर कसदन मुस्कुराई, जबकि ध्यान इसकी तरफ था। सनी ने खुद ही अपना बैग खोलकर डायरी निकाली और इसकी तरफ बढ़ाकर बोला, टीचर मेरी डायरी देखें। इसने चौंक कर इसके हाथ से डायरी ले ली, फिर इसी के मुताबिक इसे होमवर्क करवाने लगी। इस काम में इसका बिल्कुल दिल नहीं लगा। अगर इसे ऐसा कोई शौक होता तो वो बड़े आराम से घर बैठकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती थी। अलबत्ता कंप्यूटर का खेल इसे अच्छा लगा था। इसने सोचा वो जितनी जल्दी हो सका कंप्यूटर सीखकर कहीं और जॉब तलाश कर लेगी। बहरहाल बड़ी बेदिली से इसने आधे घंटे में ही बच्चे को फारिग कर दिया। इसके बाद बेगम साहिबा से इजाज़त लेने की गर्ज से इनके कमरे की तरफ आई तो अंदर से इसकी आवाज़ आ रही थी, सनी को मैं खुद पढ़ा दूंगा, आप इस लड़की से कहें आइंदा यहाँ नहीं आए। बेटा सनी तुम्हारे साथ सिर्फ शरारत करता है, पढ़ नहीं सकता। क्या पहले तुम कोशिश नहीं कर चुके? वो तो मेरा अपना मूड नहीं था, अब संजीदगी से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तुम भी पढ़ा लेना और घंटा भर रबिया भी। नहीं मामा, और कोई नहीं, बस आप इसे मना कर दें। वह बच्चों जैसे ज़िद्दी लहजे में बोला और इनकी मज़ीद कोई बात सुने बगैर कमरे से निकला तो इसे देखकर ठिठक गया और वह बिल्कुल गैर इरादी तौर पर सर झुका गई। यूं भी ज़्यादा देर तक इस पर नज़रें जमाना मुमकिन नहीं था। जब वो करीब से निकल कर चला गया तब वो कमरे में दाखिल होकर बोली, मेरे लिए क्या हुक्म है बेगम साहिबा? तुम इसकी बातें सुन चुकी हो, अब मैं क्या कहूँ? इन्होंने कुछ भी कहने से माजूरी जाहिर की तो इसने अनजान बनकर पूछा, वो क्यों मना कर रहे हैं? बस बेटा, असल में वो किसी का घर में आना पसंद नहीं करता, समझता है सब इसका मजाक उड़ाएंगे। इन्होंने तासुब से बताया तो वो कुछ देर रुक कर बोली, अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुद इनसे बात कर लूँ। तुम? इन्होंने हैरान होकर इसे देखा, फिर दुख से बोली, वो तुमसे ठीक से बात नहीं करेगा। मेरा मतलब है हो सकता है तुम पर चीखने चिल्लाने भी लगे और तुमसे फ़ौरन निकल जाने को भी कह सकता है। फिर भी मैं एक कोशिश कर लेती हूँ। वो इनकी बातों पर अंदर ही अंदर जुज़बुज़ होकर बोली और ये इसकी मजबूरी थी, वरना इसका अपना दिल चाह रहा था कि फ़ौरन यहाँ से चली जाए और दोबारा कभी पलट कर ना आए। तुम्हारी मर्ज़ी। इनकी इजाज़त मिलते ही वो इनके कमरे से निकल आई। लाउंज में खड़े सनी से इसने इसके मामा का पूछा और उसके कमरे की तरफ आ गई। कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था, फिर भी इसने हल्के से नॉक किया और कम इन की आवाज़ पर दिल मजबूत करके अंदर दाखिल हुई। गालबन इसका स्टडी रूम था। दीवार गिर अलमारियों में तरतीब से किताबें सजी थीं। कमरे के दरमियान में बड़ी सी टेबल जिसके अतराफ 6 कुर्सियां रखी थी, वहीं वो बैठा था। दरवाजे की तरफ इसकी पुश्त थी। कुछ देर पहले वो इसी तरह बैठी थी और वो अकब से आया था। अब वो अकब में खड़ी थी। बड़ी दिक्कतों से खुद को बोलने पर आमादा किया तो इस कदर कह सकी, सुने। इसका चौंकना वो देख रही थी। फिर हाथों की मुठ्ठियां जोर से भींच कर इसने टेबल पर रखी जैसे खुद पर जब्त कर रहा हो और अपनी कोशिश में किसी हद तक कामयाब होकर बोला, फरमाइए, क्या आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? वो जल्दी में यही कह सकी, मुझे किसी का भी आना अच्छा नहीं लगता, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। इसने कोई ऐसी बात तो नहीं की थी, फिर भी पता नहीं क्यों वो एकदम खड़ा होकर इसे देखने लगा और वो मुसलसल इस कोशिश में मसरूफ़ थी कि नज़रें इसके चेहरे पर जमाए रखे, लेकिन बार बार जाविया बदलना पड़ता। तब वो कदम बढ़ाकर इसके मुकाबिल आकर बोला, कहाँ तक खुद पर जबर करेंगी आप? मुझे बताएं, क्या मजबूरी है आपके साथ? क्या ज़रूरत है? मैं यूं ही पूरी कर दूंगा। वो अचानक कम मायगी के एहसास में घिरकर तासुब से बोली, मैं जानती हूँ आप बड़े आदमी हैं, हज़ारों की ज़रूरतें पूरी करते होंगे, लेकिन माफ़ कीजिएगा आगा जहांगीर, मैं भीख लेने से पहले मर जाना पसंद करूँगी। मैं भीख नहीं दे रहा, बिना मेहनत के लिया हुआ एक पैसा मेरे लिए भीख होगा। वो अपनी बात कहकर जाने लगी कि इसने पुकार लिया, सुने मिस। वो रुक गई, लेकिन इसकी तरफ पलटी नहीं। अचानक आंखों में जो नमी उतर आई थी इसे साफ करने लगी और कुछ देर इंतज़ार के बाद वो कहने लगा, आपकी मर्ज़ी, शौक़ से सनी को पढ़ाएं, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप ज़्यादा दिन तक ये जॉब जारी नहीं रख सकेंगी। आप किस बिना पर इतने यकीन से कह रहे हैं? मेरी तरफ देखें। इसने पलट कर नहीं देखा, इसी तरह खड़ी रही। तब वो कदर तलखी से बोला, आप में तो मुझे देखने का हौसला ही नहीं है मिस, जबकि मैं यहाँ हर कदम पर नज़र आऊँगा। उफ, पता नहीं किस इम्तिहान में डाल रहा था। हौसला तो वाकई इसमें नहीं था। फिर इसकी तरफ पलट कर बोली, आपको मेरी आजमाइश मतलूब है कि ये कहाँ तक देखूँ? नज़रें इसके चेहरे पर तो जमा दी, लेकिन अंदर दिल का आलम यह था कि अभी उछलकर हलक से बाहर जा गिरेगा और इसने सोच लिया, आर या पार। कितनी देर गुजर गई, फिर वो खुद ही रुख मोड़ गया तो इसके चौड़े शानों के पीछे इसे अपना वजूद बहुत छोटा सा लगा। अब मजीद कहने को कुछ नहीं था। वो सुस्त रवि से इसके कमरे से निकल आई और सनी को अगले दिन आने का कहकर बाहर आ गई। घर में दाखिल हुई तो गैर मामूली खामोशी का एहसास हुआ। घर में अगरचा पहले भी शोर तो नहीं होता था, फिर भी अम्मा कुछ न कुछ करती रहती और इन्हें अपने आप भूलने की आदत भी थी, जबकि अब एकदम खामोशी थी। इसने पहले अम्मा के कमरे में आकर झांका, वो जाए नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ थीं।
तब वो उल्टे पैरों नबीला के पास आ गई। वो आंखों पर बाजू रखे पता नहीं सो रही थी या यूं ही लेटी थी। भाभी, इसने आहिस्ता से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन इसने महसूस कर लिया कि वो सो नहीं रही। तब आकर इसके करीब बैठ गई। ये कौन सा सोने का वक्त है, इसने कहते हुए नबीला की आंखों से बाजू हटाया तो वो ठिठक गई। शिद्दत गरिया से इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और पहले ही आगा जहांगीर को देखकर इसके एहसासात अजीब से हो रहे थे। मजीद दिल सहम सा गया। नबीला के बाजू पर इसके हाथ की गिरफ्त आप ही आप मजबूत हो गई और इससे कुछ पूछने से पहले वो खुद को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार करने लगी। अचानक फिजा कितनी बोझल हो गई थी, इसका जहन कुछ भी सोचने से कासिर रहा। तब नबीला को देखकर पूछा, क्या हुआ है भाभी, अम्मा ने कुछ कहा है? नफ़ी में सर हिलाते हुए नबीला की आंखें फिर छलकने लगीं और इसने तकिए के नीचे से लिफाफा निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। किसका खत है, इसने लिफाफा लेते हुए यूं ही पूछा, फिर खत निकालकर जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। भैया का खत था और इन्होंने लिखा था, प्यारी अम्मा, उम्मीद है घर में खैरियत होगी। अपने बारे में क्या लिखूं, अच्छे दिनों की तलाश में निकला था, लेकिन जाने खुदा को क्या मंजूर है, सिंगापुर तक तो खैरियत से पहुंच गया था। मेरे साथ 3-4 लड़के और भी थे। सारा दिन हमने सिंगापुर में गुजारा और तय ये हुआ था रात में एजेंट हमें जंगल के रास्ते मलेशिया ले जाएगा। बहरहाल वक्त मुकर्ररा पर एजेंट हम पांचों को लेकर चल पड़ा। रास्ते इसके जाने पहचाने थे, इसलिए भी हम मुतमईन थे। फिर रात के किसी पहर हमने एक जगह पड़ाव डाला और सो गए। बस यहीं से हमारी बदकिस्मती का आगाज हुआ। सुबह आंख खुली तो एजेंट गायब, खुद तो भागा ही, साथ हमारे पासपोर्ट और जिसके बैग में जितनी रकम थी सब ले गया। आप अंदाजा कर सकती हैं कि हम किस मुश्किल में घिर गए। ना आगे जा सकते थे, ना वापसी का रास्ता था। फिर भी अल्लाह का नाम लेकर चल पड़े और मलेशिया में दाखिल होते ही गैर कानूनी दाखिले के जुर्म में गिरफ्तार हो गए। 1 साल की सज़ा सुनाई गई। 6 माह गुजर चुके हैं, इतना ही अरसा बाकी है। मैंने आपको ख़त इसलिए नहीं लिखा कि आप लोग परेशान होंगे, लेकिन आज अचानक ख्याल आया कि ये परेशानी तो और ज़्यादा होगी कि मेरी कोई इत्तला नहीं। पता नहीं क्या गुनाह हुआ था, या शायद आपकी नाफरमानी करने की सज़ा मिल रही है। अच्छा भला घर बार छोड़कर निकल आया मेरे साथ, बल्कि मुझ जैसे सब लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अपनी मिट्टी का खाकर जवान होते हैं और जब इसे कुछ देने का वक्त आता है तो मुंह मोड़कर चल देते हैं। हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दें और मेरे लिए दुआ करें। नबीला और रबिया कैसी हैं? मैं इन दोनों से भी शर्मिंदा हूँ। आपकी दुआओं का मोहताज, उबैद। इसकी आंखें धुंधला गई थीं। बड़ी मुश्किल से इसने ख़त तमाम किया। इसके बाद वो कितनी देर तक इसी तरह गुमसुम बैठी रही। भैया के बारे में तशवीश तो थी, लेकिन इस किस्म की कोई बात तो भूले से भी नहीं सोची थी। कितनी मुश्किल में थे वो, और सितम यह कि यहाँ से कोई कुछ नहीं कर सकता था। ज़िंदगी में बाज़ मकाम ऐसे भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल बेबस होकर रह जाता है। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि नबीला को 2 हर्फ तसल्ली के कैसे कहे। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो एक लफ्ज़ नहीं कह सकी तो उठकर किचन में आ गई। चूल्हे पर चाय का पानी रखा और सीढ़ी पर बैठकर पेशानी घुटनों पर टिका ली। आंसू जैसे छलकने को बेताब थे और अब इसने रोकने की कोशिश भी नहीं की। कितनी देर बाद अम्मा ने आकर झांका। चूल्हे पर चाय का पानी सूख चुका था और इसे अपना होश नहीं था। रबिया अम्मा ने इसके कंधों से थाम कर हिलाया तो वह इनके सीने में मुंह छुपाकर सिसकने लगी। आवाज़ सुनकर नबीला भी वहीं आ गई और अब अम्मा ही को इन्हें संभालना था। कमाल ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए दोनों को चुप कराया, फिर डांटने लगी। शुक्र करो अल्लाह ने किसी बड़े इम्तहान में नहीं डाला। कुछ वक्त गुजर गया है, कुछ गुजर जाएगा। दुआ करो अल्लाह साथ खैरियत के इसे वापस लाए। और देखो, खबरदार किसी को बताना मत। लोगों को तो यूं भी कोई मौका चाहिए होता है। जाओ जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। वो दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराती हुई किचन से निकल आईं। इसकी नज़रें कीबोर्ड पर हरकत करती यास्मीन की उंगलियों पर जमी थीं, लेकिन जहन अपनी ही परेशानियों में उलझा था। कितनी सोचें थीं और हर सोच के अख्ताम पर सवालिया निशान। तुम्हें क्या परेशानी है? यास्मीन ने इसकी तरफ देखे बगैर पूछा तो वो चौंक कर देखने लगी। हैरान भी हुई कि इसे कैसे पता चला कि वो परेशान है। नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। इसके खामोश रहने पर यास्मीन ने इस अंदाज से कहा जैसे इसे कोई परवाह नहीं। तब वो ज़रा सा हंसकर बोली, मुझे क्या परेशानी हो सकती है भला? खैर ये तो ना कहो, यहाँ हर शख्स पैदाइश के वक्त से ही अपने साथ एक अदद परेशानी लेकर पैदा होता है। और मज़े की बात यह है कि इस एक परेशानी से निजात की कोशिश में वो मज़ीद परेशानियां अपने साथ लाद लेता है। यास्मीन बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहकर खुद ही हंसी, फिर इसे देखकर पूछने लगी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, लेकिन तुमने हर शख्स गलत कहा है। ये सौगातें तो हम मिडिल क्लास वालों के हिस्से में आती हैं, जबकि बड़े लोग। हाँ हाँ, यास्मीन फ़ौरन टोकते हुए बोली, बेवकूफ़ हो तुम। बड़े लोगों के दुख भी बड़े होते हैं और इनकी एक परेशानी हमारी 100 परेशानियों पर भारी होती है। इस हिसाब से तो समझो हम खुशनसीब ठहरे।
वाकई वो कायल होकर बोली। तभी इंटरकॉम पर बॉस की तरफ से इसका बुलावा आ गया तो जहन को पूरी तरह हाजिर करते हुए इनके कमरे में आ गई। वो फ़ोन पर बात कर रहे थे। अचटती नज़र इस पर डाली ज़रूर, लेकिन बैठने के लिए नहीं कहा। हाँ बीबी, कल आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नो सर, वो यही कह सकती थी। गुड। इन्होंने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया, फिर कहने लगे, एक बात याद रखिएगा, सब कुछ एकदम नहीं हो जाता, धीरे धीरे, और जब मौका देखें इससे बात करें, और जब वो आपको अपना दोस्त समझने लगे तब आप इसे चेहरे की सर्जरी पर आमादा कर सकती हैं। इससे पहले अगर कोई बात करेंगी तो वो हाथे से उखड़ जाएगा, लिहाजा बहुत मोहतात रहिएगा। जी। और हाँ, घर आपने देख लिया है, अब आप खुद से चली जाइएगा। वो कुछ नहीं बोली। तब इन्होंने जाने के लिए कहा तो वो दोबारा अपने कमरे में आ गई। इंतहाई बेदिली से बैग उठाया और बड़े से दुपट्टे को फैलाकर ओढ़ रही थी कि यास्मीन पूछने लगी, जा रही हो? हाँ, यहाँ की ड्यूटी ख़त्म। वो बेध्यानी में कह गई, क्या मतलब, पार्ट टाइम भी कहीं जॉब कर रही हो? अरे नहीं। वो हंसी और वजाहत किए बिना बाहर आ गई। फिर सनी को कोई घंटा भर इसने पढ़ाया। कुछ देर बेगम साहिबा के पास भी बैठी, लेकिन इस तमाम वक्त में वो नज़र नहीं आया, और ना सिर्फ इस दिन बल्कि अगला पूरा हफ्ता इस पर नज़र नहीं पड़ी। गालबन वो जानबूझकर इसकी आमद पर ख़ुद को अपने कमरे में बंद कर लेता था, और इस तरह तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर इसका काम सिर्फ सनी को पढ़ाना होता तो हकीकतन वो इसका सामना ना होने पर शुक्र करती, लेकिन वो तो भेजी ही इसके लिए गई थी, और वही गायब। इस रोज़ सनी को होमवर्क करवाते हुए इसने पूछ लिया, सुनो, तुम्हारे मामा कहाँ हैं? मामा अपने स्टडी रूम में हैं। सनी ने लिखने में मसरूफ़ रहकर जवाब दिया तो वो कुछ देर सोचने के बाद बोली, तुम होमवर्क करो, मैं अभी आती हूँ। आप मामा के पास जा रही हैं? सनी के पूछने पर वो ज़रा सा मुस्कुराई। हाँ, मुझे इनसे एक किताब लेनी है, बस अभी आती हूँ। वह इसका गाल थपक कर उठ खड़ी हुई। फिर इसके कमरे की तरफ जाते हुए वो खासी पजल सी हो रही थी, लेकिन जाए बिना चारा भी नहीं था। बहुत हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी और कम इन की आवाज़ पर अंदर दाखिल हुई तो वो इसी की तरफ देख रहा था। गालबन इसकी आमद गैर मुतवक्का थी। जब भी पहले हैरान हुआ, फिर नागवारी से चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया तो वो बहुत संभल कर बोली, शायद आपको मेरा आना नागवार गुजरा है। फरमाइए, क्या काम है? वो इसकी तरफ देखे बगैर बोला, काम तो कोई नहीं, अलबत्ता एक बात पूछनी थी। इसने बेख्तियार इसकी तरफ चेहरा मोड़कर सवालिया नज़रों से देखा तो सिर्फ इस पर से नज़रें हटाने की खातिर वो नाखनों से खेलते हुए बोली, अव्वल रोज़ आपने कहा था कि आप हर जगह नज़र आएंगे, लेकिन इसके बाद से नज़र ही नहीं आए। मेरा मतलब है, अगर आपने मेरी वजह से ख़ुद को पाबंद कर लिया है तो। वो कज़न खामोश हो गई और ज़रा सी पलकें उठाकर देखा तो वो साफ गोई से बोला, आप ठीक समझी हैं, आप ही की वजह से मैं ख़ुद को मकीद कर लेता हूँ। तो इसका मतलब है मैं यहाँ ना आया करूँ? मैं आपको मना नहीं कर रहा। तो और कैसे मना किया जाता है? आप ज़ुबान से ना कहें, लेकिन आपका रवैया तो यही ज़ाहिर कर रहा है। खिलाफ मिजाज वो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रही थी। आप सनी के टीचर हैं, सिर्फ इसी से मतलब रखें, दूसरों के रवैये से आपको क्या गर्ज? वो कदरे उखड़े लहजे में बोला तो कुछ देर सोचने के बाद वो कहने लगी, ठीक है, मुझे सिर्फ सनी से मतलब रखना चाहिए, लेकिन क्या आपको सनी से कोई दिलचस्पी नहीं? क्यों नहीं? फिर तो आपको आकर देखना चाहिए कि मैं से क्या पढ़ा रही हूँ। बेगम साहिबा तो गालबन इस वक्त सो रही होती हैं, और आपको भी कोई परवाह नहीं। इस तरह तो शायद मैं खुद अपने काम से इंसाफ नहीं कर सकूँगी। जाहिर है जब कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। लेकिन मैं वो इसकी बात पर उलझ गया। अंदाज ऐसा था जैसे समझ में ना आ रहा हो कि क्या कहे। तब वो इधर उधर देखते हुए बोली, ठीक है, आप इस कमरे से निकलना नहीं चाहते तो कल से मैं सनी को यहीं बैठकर पढ़ा दिया करूँगी। वो अपनी बात ख़त्म करते ही कमरे से निकल आई। अब कल जो होगा देखा जाएगा। सनी के पास बैठते हुए इसने सोचा, फिर तवज्जो से इसे पढ़ाने लगी। बच्चा खासा ज़हीन था, मिनटों में सबक याद कर लेता। फिर इससे सवाल करने लगता। इस वक्त पूछने लगा, टीचर आपका घर कहाँ है? मेरा घर, और घर के साथ ही इसे याद आया कि आज अम्मा ने जल्दी आने को कहा था, क्योंकि सुबह ही नबीला की तबीयत कुछ ख़राब थी और अम्मा का ख्याल था इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बस वो फ़ौरन खड़ी हो गई, सनी से हाथ मिलाकर खुदा हाफिज़ कहा और बाहर निकल आई। तमाम रास्ता अपनी याददाश्त को कोसती रही कि दिन में एक बार भी इसे ख्याल नहीं आया, और अब पता नहीं अम्मा और नबीला कहाँ होंगी। फिर घर का दरवाज़ा खुला देखकर इसे कदरे इत्मीनान हुआ। अंदर आई तो अम्मा किचन से निकल रही थीं। इसे देखते ही खुश होकर बोली, भतीजा मुबारक हो। भतीजा? वो एकदम हल्की फुल्की हो गई, फिर फ़ौरन पूछा, भाभी कहाँ है? अंदर। अल्लाह का शुक्र है वक्त पर दाई मिल गई थी, कोई परेशानी नहीं हुई। अम्मा तफसील बताने लगी, लेकिन इसका ध्यान नोमलूद की तरफ था। अच्छा अच्छा करती हुई अंदर भाग आई और बैग एक तरफ फेंक कर पहले बच्चे को बाजुओं में उठाया, फिर नबीला को देखकर शरारत से हंसी और इसके झिमने पर इसी अंदाज में बोली, सच कहूँ भाभी, बच्चा ना आप पर है ना भैया पर, फिर किस पर है? ये अपने दादा पर है, बिल्कुल अब्बा की शक्ल का लग रहा है। वो बच्चे को देखते हुए बोली, फिर इसके नरम नरम गाल पर होंठ रख दिए। पहले मुंह हाथ तो धो लो। अम्मा ने टोका तो वो मसनूई हैरत का मुजाहरा करते हुए बोली,
क्या मतलब है आपका? क्या बगैर वज़ू के इसे प्यार नहीं किया जा सकता? लो, मैंने वज़ू करने को कब कहा? तो आप कह दीजिए। बातें बनाने के बजाय जाकर किचन देखो। सुबह से कमर अकड़ गई है। अम्मा कमर पकड़कर बैठ गईं तो इसने बच्चे को इनकी गोद में डाल दिया। फिर ख़ुसूसन नबीला के खाने का पूछकर किचन में आ गई। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो इसे लगा कितने दिनों से इस घर में छाया जमूर टूटने लगा है। फ़िज़ा भी रंग बदल रही थी। तब इसे भैया का ख़्याल आया और ये कि अगर वो यहाँ होते तो इस खुशी का रंग भी कुछ और होता और नबीला भी यकीनन इनकी कमी को शिद्दत से महसूस कर रही होगी। पता नहीं क्या-क्या अरमान होंगे इसके दिल में। वो सोचते हुए अंदर आई और दराज में से अपनी जमा पूंजी निकालकर अम्मा के आगे रखते हुए बोली, अम्मा कुछ मिठाई वगैरह मंगवाइए ना। और अम्मा माथे पर हाथ मारते हुए बोली, लो मेरी भी मत मारी गई है। कितनी बार पड़ोस के बच्चे को बाजार भेजा, मिठाई मंगवाना भूल गई। अब मंगवा लीजिए, बल्कि आप खुद ले आएं। वो अम्मा को भेजकर नबीला के पास आ बैठी और इससे इधर उधर की बातें करने लगी। अगले दिन इसका ऑफिस जाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। अम्मा ने भी कहा कि छुट्टी कर लो, लेकिन नई नई जॉब थी, अभी पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ था, इसलिए दिल ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। ऑफिस आई तो मालूम हुआ यास्मीन छुट्टी पर चली गई है। वो खासी बददिल हुई क्योंकि वो तो अभी सीखने के मराहिल में थी और जब यास्मीन ही नहीं थी तो इसका क्या काम। कुछ देर तक यूं ही फारिग बैठी रही, फिर सर से छुट्टी लेने की गर्ज से इनके कमरे में चली आई और इनके कुछ पूछने से पहले ही कहने लगी, सर यास्मीन तो नहीं आई, क्या मैं भी चली जाऊं? जाना चाहें तो चली जाएं, लेकिन मेरे घर से होकर जाइएगा। इन्होंने सहूलत से इसे इसका असल काम याद दिलाया और वो बहुत झुंझलाई हुई बाहर निकली। भला ये कौन सा वक्त है जाने का? इस वक्त तो सनी भी स्कूल में होगा और क्या बहाना करेगी? तमाम वक्त यही सोचती रही। गेट से दाखिल हुई तो वो लॉन में खड़ा नजर आया। एक हाथ में रोल किया हुआ अखबार था और जाने किस ख्याल की गिरफ्त में था कि पेशानी की लकीर गहरी हो गई थी। वो मुतवज्जा करने के लिए ज़रा सा खांसी तो वो चौंक कर देखने लगा और भुखलाहट में वो यही कह सकी, वो सनी। सनी तो इस वक्त स्कूल होता है। खिलाफ आदत इसने नरमी से जवाब दिया, लेकिन वो अपनी भुखलाहट पर काबू नहीं पा सकी। जी, मुझे मालूम है। फिर इसने पूछा। फिर फ़ौरन एहसास होने पर कहने लगा, आप प्लीज़ अंदर चलें। नहीं, बस यहीं ठीक है। क्या ठीक है? मेरा मतलब है मैं ज़रा जल्दी में हूँ। बस ये बताने आई थी कि आज मैं सनी को पढ़ाने नहीं आ सकूँगी। अपनी बात ख़त्म करके इसकी तरफ देखा तो वो कदरे ताज्जुब के इज़हार के साथ बोला, कमाल है, सिर्फ यही बताने के लिए आपने इतनी ज़हमत की मैं जाऊँ? इसे जाने की जल्दी थी। एज़ यू लाइक। वो ज़रा से कंधे उचका कर लाताल्लुक़ सा हो गया तो वो जल्दी से पलट कर बाहर निकल आई। अचानक ही इस शख्स का दुख महसूस होने लगा और बिला इरादा इसके बारे में सोचने लगी कि पता नहीं पहले कैसा होगा। बॉस ने बताया था कि वो अपने हलके में बहुत मकबूल था और अब एकदम से तन्हा होकर पता नहीं वो ज़िंदा कैसे था। वो सचमुच इससे हमदर्दी महसूस करने लगी। फिर सारा दिन वक्फे-वक्फे से इसका ध्यान आप ही आप इसकी तरफ चला जाता। कभी इसके कल को सोचती जब ज़िंदगी अपनी तमाम तर खूबसूरतियों समेत इस पर मेहरबान थी। गो कि वो इस वक्त इससे नहीं मिली थी, फिर भी सोच सकती थी कि वो जो चाहता होगा पा लेता होगा। सब कुछ इसे हासिल होगा और आज वो कितना तहीदस्त था। सब कुछ होते हुए भी ग़ालिबन लोगों के रवैयों ने इसे इस दर्जा मायूस किया था कि वो खुद पर ज़िंदगी के दरवाजे बंद कर रहा था। अभी तक तो ये जॉब इसकी मजबूरी थी, लेकिन इस रोज़ वो एक नए अज़म के साथ इस घर में दाखिल हो रही थी। सनी अपना बैग लेकर आया तो वो बड़े आराम से इसका हाथ पकड़कर इसके स्टडी रूम में ले आई और वो जिसने इसकी बात को अहमियत नहीं दी थी वो वाकई हैरान हो गया और इससे पहले कि कुछ कहता वो बोल पड़ी, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो सर झटक कर दोबारा किताब में मसरूफ़ हो गया। तब वो टेबल के दूसरे सिरे पर जा बैठी और सनी को दाईं तरफ बिठाकर फ़ौरन ही इसकी डायरी देखने लगी। टीचर, आप कल क्यों नहीं आई थीं? सनी बैग में से कापियाँ निकालते हुए पूछने लगा। कल मुझे कुछ काम था, इसने जवाब देने के साथ डायरी इसके सामने रख दी और एक एक सब्जेक्ट का होमवर्क समझाने लगी। फिर जब सनी लिखने में मसरूफ़ हो गया तो इसकी नज़रें शीशे की अलमारियों में भटकने लगीं। मोटी मोटी जिल्दों में पता नहीं कौन से असरार बंद थे। इसका दिल चाहा करीब जाकर देखे, लेकिन पता नहीं वो इजाज़त देगा या नहीं। इस ख्याल के साथ ही बेख्तियारी से देखा वो हद दर्जा लाताल्लुक़ नज़र आया, जैसे इसके अलावा कमरे में कोई मौजूद ही ना हो और बहुत कोशिश के बाद भी वो इसे मुतवज्जा करने की हिम्मत नहीं कर सकती। तो सारा ध्यान सनी पर मरकूज़ कर दिया। वो होमवर्क कर चुका था। धीमी आवाज़ में इसे नज़म पोएम याद कराने लगी। Thank you for the world so sweet. Thank you for the food we eat. Thank you for the birds that sing. Thank you for everything. वो परसुकून खामोशी में इसकी धीमी धीमी आवाज़ ने खूबसूरत अर्तयाश पैदा कर दिया था और बिना हरकत किए वो किताब पर से नज़रें हटाकर इसे देखने लगा। हल्के हल्के सर हिलाते हुए इसका पढ़ने का अंदाज बेहद दिलनशीं था। सनी को दोहराने का इशारा करती फिर इसके एक एक लफ्ज़ पर इसका सर इसी अंदाज से हिलता।
आंखें सनी के मासूम चेहरे को बड़े प्यार से तक रही थीं। होठों का कभी फैलना, कभी सिकुड़ना और कभी एक दूसरे से हम आगोश हो जाना। वो कोशिश के बावजूद इस पर से नज़र नहीं हटा सका। ये तो नहीं था कि वो पहली बार किसी लड़की को देख रहा था। साल भर पहले कितनी लड़कियां इसकी दोस्त थीं और इनमें नीमा और एनी के साथ तो इसकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी थी, लेकिन इन्हें देखकर भी वो कभी इस तरह बेख्तियार ना हुआ था। वो शायद इसने अपने चेहरे पर इसकी नज़रें महसूस कर ली थीं। कुछ अजीब सा लगा और सनी के हाथ से किताब लेकर इस तरह सामने की कि दरमियान में पर्दा सा हायल हो गया था। वो ज़रा सा चौंका और ख़ुद को सख्त किस्म की सरजश करने लगा। तभी इसकी आवाज़ आई। शाबाश, वो सनी से मुखातिब थी। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत जल्दी याद कर लेते हो। अब ज़रा ये बताओ कि इस नज़म पोइम में तुम्हें क्या बताया गया है। थैंक यू गॉड, बच्चे ने अपनी उम्र और समझ के हिसाब से कहा तो वो इसकी हौसला अफजाई करते हुए बोली। हाँ, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसने हमें इतनी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, इतने प्यारे रंगों से सजी ये दुनिया, इतनी प्यारी ज़िंदगी। लेकिन टीचर, मामा तो कह रहे थे ये दुनिया अच्छी नहीं है। सनी ने इसकी बात दरमियान में उचक ली। आपके मामा गलत कह रहे थे, वो फ़ौरन कह गई और इसने जिस अंदाज से किताब को ज़ोर से बंद किया, इससे वो अंदर ही अंदर सहम गई। क्या पता नहीं इसका क्या हशर होने वाला है। कुछ देर तक इंतज़ार करती रही और जब इधर से कोई रद्दमल ज़ाहिर नहीं हुआ तब हिम्मत करके बोली, ज़रा अपने मामा से पूछो साल भर पहले इन्हें दुनिया कैसी लगती थी। सनी ने नासमझी के आलम में अपने मामू को देखा, फिर इसे देखने लगा। बोला कुछ नहीं। तब वो जो एक किताब से दरमियान में पर्दा ताने बैठी थी, इसे टेबल पर रखते हुए बोली, बेटा हम इंसान बड़े नाशुक्रे हैं। जब तक खूबसूरत, जवान और तवाना होते हैं दुनिया के साथ, बल्कि दुनिया को अपने साथ चला रहे होते हैं, इस वक्त तक दुनिया हमें बड़ी अच्छी लगती है और इसकी रंगीनियों में खोकर हम थैंक यू गॉड कहना ही भूल जाते हैं। फिर जब किसी वजह से हम दुनिया का साथ नहीं दे पाते तो इसे बुरा कहते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। सनी इसकी बातें नहीं समझ रहा था, फिर भी आखिर में इसके पूछने पर यूं ही सर हिलाने लगा। और वो सनी को कब सुना रही थी, इसकी आड़ में इससे मुखातिब थी। आपके मामा को कम से कम आपके सामने दुनिया को बुरा नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि आपके सामने तवील ज़िंदगी है, इसमें आपको बहुत कुछ पाना है। अगर अभी से आपका मासूम दिल दुनिया से उचाट हो गया तो अपने मामा की तरह आप भी एक कमरे में बंद होकर बैठ जाओगे और ये अच्छी बात नहीं है। आप बाहर निकलो, सारे रंग आपके हैं, लेकिन एक बात याद रखना बेटा कि इन रंगों में खोकर कभी थैंक यू गॉड कहना नहीं भूलना, ओके। वो सनी का गाल थपक कर हल्के से मुस्कुराई और जाने इसकी अपनी ज़िंदगी पर इस वक्त कौन सा रंग था कि मुस्कुराते हुए भी वो बेहद उदास और तन्हा सी लग रही थी। बंदा खुद तारीक राहों पे खड़ा हो और दूसरों को रोशनी की बिशारत दे, कमाल तो था। वो अचानक इसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। कुछ मुस्तरब से अंदाज में उठते हुए बोला, सनी आपकी टीचर ठीक कह रही हैं, दुनिया तो आज भी इसी तरह खूबसूरत है, बस हम। इसके देखने पर वो होंठ भींचकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। तब इसने घड़ी पर नज़र डाली, 5 बज रहे थे। चलो बेटा अपनी किताबें संभालो, मैं जा रही हूँ। वो कुर्सी धकेल कर खड़ी हो गई और सनी से हाथ मिलाकर दरवाजे तक आई थी कि इसने पुकार लिया, सुने टीचर। इसने रुक कर सवालिया नज़रों से देखा तो फ़कत इतना बोला, थैंक यू। वो नहीं समझी और वजाहत सुनने के लिए पूरी इसकी तरफ घूम गई। तब इसे अपनी बात कहनी पड़ी। आपने बरवक्त एहसास दिला दिया, वरना मैं अनजाने में इस मासूम जहन को। आप प्लीज़ बैठे ना, मैं चाय मंगवाता हूँ। वो अपनी पहली कामयाबी पर ज़रा सा मुस्कुराई, फिर माजरत करते हुए बोली, सॉरी चाय के लिए रुकी तो देर हो जाएगी, ड्राइवर छोड़ आएगा। सॉरी अगेन, मैं गाड़ी में जाना अफोर्ड नहीं कर सकती। आप समझे नहीं, मैं टैक्सी की बात नहीं कर रहा। वो इसके उलझने पर महसूस होकर बोली, मैं समझ गई हूँ, लेकिन अपनी बात आपको नहीं समझा सकती। ओके, खुदा हाफिज़। वो बड़े आराम से इसे उलझता छोड़कर बाहर निकल आई। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। वो जो इतनी डरपोक और बुज़दिल हुआ करती थी, वो इस खूबी से हालात से नबर्द आज़मा थी कि किसी किसी वक्त इसे खुद अपने आप पर हैरत होती कि वो खुद अंदर से शिकस्ता और मायूस होने के बावजूद किस तरह दूसरों को हौसला देने खड़ी हो जाती है। भैया के लिए वो खुद बहुत फ़िक्रमंद थी। गो के अब इनके ख़त बाकायदगी से आते थे, लेकिन वो आइंदा का सोचती थी। यानी अजीज़ रिश्तेदार सब इतना जानते थे कि भैया बाहर गए हुए हैं। ये किसी के इल्म में नहीं था कि वहाँ वो आसीरी के दिन काट रहे हैं और इनकी वापसी पर जाहिर है लोग इसी हिसाब से इनकी पजीराई करेंगे जैसे बाहर से आने वालों की जाती है। फिर इनसे छोटे मोटे तोहफ़ का मुतालबा भी किया जाएगा और वो जो खुद तहीदस्त हों वो किसी को क्या देंगे भला। पता नहीं अम्मा की दूरस्थ निगाहें इन हालात तक रसाई हासिल कर सकी थीं या नहीं। वो ज़रूर सोचती और कुटती थी। इसके बावजूद जब भी नबीला को आज़रदा या मायूस देखती इसे समझाने बैठ जाती। इस तरह इसकी अपनी ज़िंदगी में दूर दूर तक कोई दिया नहीं जलता था। कुछ लोग जो इस इंतज़ार में थे कि इसका भाई बाहर से इसके लिए बहुत सामान लेकर आएगा, वो यकीनन भैया के खाली हाथों को देखते ही मुंह मोड़ लेंगे। इसलिए किसी खुशफहमी का दामन थाम कर कुछ देर को ही सही अपनी अंधेरी राहों में कोई दिया नहीं जलाया था।
इसके बावजूद आगा जहांगीर के रास्ते में चिराग रख रही थी और ये भी जानती थी कि इन चिरागों की रोशनी में जब वो अपना रास्ता पा लेगा तो फिर से अपनी इस दुनिया में गुम हो जाएगा। और यहाँ कुछ ज़्यादा हकीकत पसंदी से सोचते हुए वो कुछ गलती कर रही थी। इसे खबर ही नहीं थी कि वो चिरागों की लो इसकी आंखों में देखता है। अगर दुनिया फिर से हसीन नज़र आने लगी है तो सारा हुस्न सिर्फ इसके वजूद का मनहूने मिन्नत है। अगर ज़िंदगी से प्यार होने लगा है तो सिर्फ इसके लिए, लेकिन वो अपने जज्बों पर बंद बांधने पर मजबूर है। बल्कि बेहद खौफजदा कि ऐसा ना हो कभी अनजाने में ही इजहार लबों तक आ जाए और जवाब में अगर लिहाज मुरव्वत का दामन थाम कर वो कुछ भी ना कह सकी, तब भी इसकी एक नज़र इसे मार डालने के लिए काफ़ी होगी। सारा दिन इसे सोचते और इसके इंतज़ार में गुजरता और जब वो आती तो खुद पर हज़ार पहरे बिठा देता। कभी बेख्तियार बोलने में पहल करता तो कभी रुक रुक जाता। और वो क्योंकि बहुत कम इसे बराज देखती थी इसलिए समझ ही नहीं पाती थी। कज़न कभी सर झुकाकर कभी इधर उधर देखते हुए और अक्सर सामने रखे गुलदस्ते पर नज़रें जमाकर वो रवानी से बोल जाती थी। बहरहाल इस अरसे में वो उसके साथ हल्के फुल्के मौज़ूआत पर बड़े आराम से बात करने लगा था और ज़ाहिर है सनी को पढ़ाने का तो बहाना था, वरना इसका असल काम इसे मायूसियों से निकाल कर ये यकीन दिलाना था कि वो काबिल नफ़रत नहीं है। इसलिए अब वो बड़े आराम से सनी को 15 मिनट में होमवर्क करवा कर फ़ारिग कर देती, फिर इसके साथ कोई मौजू छेड़ देती और हर मामले में खुद इसकी अपनी मालूमात सिफर होती, क्योंकि इसने बहुत महदूद ज़िंदगी गुजारी थी, जबकि इसकी ना सिर्फ मालूमात बल्कि मुशाहिदा भी बेहद वसी था। फिर भी वो ज़ाहिर नहीं कर रहा था, बल्कि कम बोलता और उसे ज़्यादा मौका देता। पता नहीं शायद वो बोलती हुई अच्छी लगती थी। इस वक्त बात करते करते वो अचानक इससे पूछने लगी, आप इतने अलग थलग से क्यों हो गए हैं? इसने कोई जवाब नहीं दिया तो खुद ही कहने लगी, गालबन लोगों के रवैयों से दिलबर्दाश्ता होकर आपने किनारा कशी इख्तियार कर ली है, लेकिन ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये आप इसलिए कह रही हैं कि ये सब आपके साथ नहीं हुआ। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मुझे कैसी कैसी नज़रों का सामना करना पड़ा। फिर लोगों के रिमार्क्स, इसके अंदर ढेर सारी तलखी भरी थी जो इसके लहजे में दर आई और वो बहुत खामोशी से इसे सुनने लगी। शुरू में मैं यूं अलग थलग नहीं हो गया था क्योंकि मुझे तन्हा रहने की आदत ही नहीं थी। खुद से दोस्तों के पास चला जाता, लेकिन मुझे देखकर सब मुंह मोड़ लेते। और पहले मैंने इस बात को इतना महसूस नहीं किया क्योंकि मैं खुद भी आईने में अपने आप को नहीं देख सकता था और डॉक्टरों का कहना था कि जब तक मेरे चेहरे के जख्म अच्छी तरह भर नहीं जाते सर्जरी मुमकिन नहीं है। बस फिर जख्म भरने तक ऐसे ऐसे वाक़यात हुए कि मैं अलग थलग हो गया। अब आप कहेंगी ये तो अच्छी बात नहीं है। जी, वो सचमुच सटपटा गई और कदर तवक़्क़ुफ़ से वो गहरी सांस लेकर बोला, अब क्या अच्छा है क्या बुरा, ये तो मैं नहीं जानता। बस मैंने अपनी अलग दुनिया बसा ली है, तन्हाइयाँ भी अच्छी लगने लगी हैं। एक उम्र शोर और हंगामों में गुजरी और जैसा कि आपने कहा था कि रंगीनियों में खोकर इंसान थैंक यू गॉड कहना भूल जाता है, तो मैं भी भूला रहा। याद इस वक्त आया जब सब साथ छोड़ गए। ये कोई नई बात नहीं है, हम सब किसी न किसी हादसे से दो चार होने के बाद ही खुदा को याद करते हैं। इससे पहले तो वही पहली क्लास में रटा हुआ सबक ज़बानी दोहराते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो बड़ी कुदरत वाला है और हम मानते इसकी कुदरत को इसी वक्त हैं जब हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाती है। इसके लहजे में गफलतों के दुख बोल रहे थे। फिर एक नज़र इस पर डालकर कहने लगी, बहरहाल आप अपनी इस अलग दुनिया में मुतमईन सही, फिर भी आपको दूसरों का ख्याल ज़रूर करना चाहिए। ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं है। फिर आप तो अपने वालिदैन का वाहिद सहारा हैं, दूसरों के गलत रवैयों का बदला इनसे क्यों ले रहे हैं? क्या मतलब है आपका? वो जो सिगरेट सुलगा रहा था एकदम सिगरेट होंठों से निकालकर इसकी तरफ देखने लगा। मैं कोई मुश्किल बात नहीं कर रही, आपको खुद समझना चाहिए कि आपकी किनारा कशी आपके वालिदैन के लिए किस कदर तकलीफ़ का बाइस है। बेटा जवान हो जाए तो बाप खुद को फिर से तवाना महसूस करने लगता है और माँ की तो एक ही आरजू होती है। वो बात के इख्तिताम पर कज़न इसे देखकर मुस्कुराई और वो अपने आप पर हंसा। मैं क्या कर सकता हूँ? सब कुछ कर सकते हैं बशर्ते कि खुद को इस जन्नात से बाहर निकालिए। नहीं, वो किसी बच्चे की तरह खौफज़दा हुआ और वो बाकायदा इसके सामने जम गई। क्यों नहीं, मुझ में मज़ीद तहज़ीक का निशाना बनने का हौसला नहीं है। इसने साफ गोई से अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ किया। इतने कम हौसला लगते तो नहीं आप। वो जाने किस बिना पर कह गई, फिर फ़ौरन संभल कर बोली, बहरहाल इस तरह नहीं तो पहले सर्जरी करवा लें। नहीं, और इस बार वो सच होकर बोली, क्यों नहीं, बस नहीं। वो ज़िद्दी लहजे में बोला, अपने इस चेहरे के साथ मैंने दुनिया को पहचाना है, तो फिर इसी चेहरे के साथ दुनिया का सामना करें। वैसे मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि सब लोग आपके दोस्तों जैसे नहीं होते, सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती पर मरने वाले। अगर ऐसा होता तो हर दूसरा शख्स जन्नान में नज़र आता। इसने एक लहजा रुक कर इसकी आंखों में देखा, फिर सामने गुलदस्ते पर नज़रें जमाते हुए बोली, आप परवाह क्यों करते हैं? जो आपको देखकर मुंह मोड़े आप भी मुंह मोड़ लें। आप सिर्फ अपने वालिदैन की परवाह करते हुए इनकी आरजुओं की तकमील करें।
वो बहुत खामोशी से इसे देखता रहा और अब जैसे इसके पास कहने को कुछ नहीं था। जब ही कागजी फूलों को छेड़ने में लग गई, कुछ देर बाद वो कहने लगा, मैं अपने डैडी का बाजू बन सकता हूँ, लेकिन मम्मी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई जी होश लड़की मुझसे शादी नहीं कर सकती। ये महज आपका ख्याल है, वो बेदहानी और रवानी में कह गई। तो वो कुछ देर तक इसे देखता रहा, फिर एकदम इसका हाथ अपने हाथ में जकड़ कर बोला, आप करेंगे मुझसे शादी? वो अपनी जगह सुन्न होकर रह गई और सीने के अंदर दिल पत्ते की तरह लरजने लगा था। जवाब दे रबिया, मेरे साथ चल सकती हैं? इसका अंदाज बेहद जरहाना था और इसके हाथ को इतनी ज़ोर से दबाया कि तकलीफ से इसकी आंखों में पानी उतर आया। होंठ काटते हुए चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गई। तब इसका हाथ छोड़ते हुए तासुफ से बोला, जब आप मेरा साथ नहीं दे सकती रबिया, तो समझ लें कोई नहीं दे सकता। वो फिर से मायूसियों के पाताल में उतर रहा था और इस मकाम पर वो इतनी बेबस थी कि एक लफ्ज़ नहीं कह सकी। बमुश्किल तमाम खुद को सहारा देकर खड़ी हुई और इसकी तरफ देखे बगैर बाहर निकल आई। 3 दिन से वो ना ऑफिस जा रही थी और ना सनी को पढ़ाने। घर में भी किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। अजीब सी बेकली थी, बेनाम सी उदासियाँ और ज़हन यकसुई से कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। शायद इसके गुमान में भी नहीं था कि बात बढ़ते बढ़ते इस तक आ जाएगी। वो तो अपनी ड्यूटी निभा रही थी, लेकिन नहीं, अब इस पर अदराक हो रहा था और बेनाम सी उदासियाँ भी गवाह थी कि ये सिर्फ इसकी ड्यूटी नहीं थी। ड्यूटी तो सिर्फ ऑफिस की हद तक थी। इसके बाद कोई और ही जज्बा था जो कशां कशां इसके घर की तरफ ले जाता था, और इस जज्बे को वो कोई नाम क्या देती खुद से भी पोशीदा रखती रही थी कि वो तो फिर से दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाएगा। तब वो कहाँ इसे ढूंढती फिरेगी, और अगर ढूंढ भी लिया तो वो कहाँ पहचानेगा भला। शायद अपनी याददाश्त खंगालते हुए कह दे, आप सनी की टीचर हैं। बेहद आज़रदियों में घिरी वो मुसलसल इसी नेच पर सोच रही थी कि नबीला ने आकर इसके कंधे पर हाथ रख दिया। क्या हो गया है तुम्हें? कोई परेशानी है तो बताओ। इसने गहरी सांस खींचकर अंदर की आज़रदगी से छुटकारा पाने की कोशिश की और खाली खाली नज़रों से नबीला को देखा तो वो पूछने लगी, क्या जॉब छूट गई है? नहीं तो फिर ऑफिस क्यों नहीं जा रही? बस कुछ उकताहट सी होने लगी थी। मैंने सोचा ऐसा ना हो गलतियों पर गलतियां करती जाऊं और हमेशा के लिए छुट्टी हो जाए। इससे पहले खुद ही हफ्ते भर की छुट्टी ले ली। इसने खूबसूरती से बात बनाने की कोशिश की, लेकिन नबीला बगौर इसे देख रही थी। पुरसोच अंदाज में बोली, मुझे लगता है तुम कोई गलती कर चुकी हो। इसका दिल यकबारगी ज़ोर से धड़का। नजरें चुराते हुए बोली, अब तो खमियाजा भुगत रही हूँ। क्या मतलब? किस बात का खमियाजा भुगत रही हो? नबीला समझी नहीं, फिर भी तशवीश का इजहार किया तो वो कज़न ज़ोर से हंस पड़ी और इसी तरह हल्के फुल्के अंदाज में बताने लगी, बस भाभी, शुरू में गलती हो गई जो मैंने बॉस की बात मान ली थी। गो कि इन्होंने मुझे सोचने को वक्त दिया था, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था। घर के हालात के पेश नज़र मुझे फ़ौरन हामी भरनी पड़ी, वरना शायद मैं मना कर देती, क्योंकि ये जॉब मेरे बस की बात नहीं थी। बहरहाल अपनी इस गलती का खमियाजा भुगत रही हूँ। इस बार वो बात बनाने में कामयाब हुई तो नबीला इसे हमदर्दी का इजहार करते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये तुम पर जुल्म है। जॉब करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसा करो, छोड़ दो। 1-2 महीने में तुम्हारे भैया भी आने वाले हैं। हाँ, वो तो जैसे वो कड़वा सच बोलने जा रही थी कि एकदम होंठ भींच लिए, और नबीला नादान नहीं थी, दुख से बोली, ठीक कहती हो, इनके आने से कौन सा हमारे दर्द दूर हो जाएंगे। अरे, आप भी कमाल करती हैं, भैया आ जाएंगे, ये क्या कम खुशी की बात है। फिर इसके बाजू में चुटकी काटते हुए बोली, बहुत दोगली हैं आप। खत में तो लिख रही थी मेरा तोहफा हो, तुम ही लौट के आ जाओ। इसमें दोगलापन क्या है? बताऊं क्या है? इसने गुदगुदाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन नबीला उठकर भाग गई। रात में सोने के लिए लेटी तो फिर वही सोचें थीं, और दुख सिर्फ इस बात का नहीं था कि वो हार रही थी। इस शख्स का ख्याल ज़्यादा बेचैन कर रहा था, जो अचानक इसका हाथ थाम गया था, और इसके मुंह मोड़ लेने पर पता नहीं इस पर क्या बीती होगी। ठीक तो कह रहा था वो कि जब आप मेरा साथ नहीं दे सकती रबिया, तो समझ लें कोई नहीं दे सकता। और मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकती हूँ आगा? मैं तो बहुत आम सी लड़की हूँ। इसे अपनी कम मायगी का एहसास रुला गया था। कितनी देर बेआवाज़ आंसुओं से तकिया भिगोती रही, फिर सोचा वो इसे सारी सूरत हाल सच बता देगी कि वो महज तनख्वाहदार मुलाजिम है। जो ड्यूटी इसे सौंपी गई वो वही निभा रही थी, और ये भी सच है कि वो दूसरे लोगों की तरह इसे देकर मुंह नहीं मोड़ सकती। और ये सारी बातें इसके सामने कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी, जो इसमें नहीं थी। तब इसने टेलीफोन का सहारा लिया। अगली सुबह अम्मा से ऑफिस फ़ोन करने का कहकर करीबी पीसीओ से इसे रिंग कर डाला। आगा जहांगीर स्पीकिंग। खासा उजलत भरा अंदाज था, और वो इसकी आवाज़ सुनकर ही सब भूल गई। बमुश्किल कह पाई, जी मैं रबिया। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। कुछ देर वो इंतज़ार करती रही कि वो कुछ कहे, तब बात बढ़े, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, और इसकी और कुछ समझ में नहीं आया तो कहने लगी,
ऐसा है कि मैं 2-3 रोज़ सनी को पढ़ाने नहीं आ सकूंगी। पिछले 3 रोज़ से भी आप नहीं आ रही और मज़ीद कोई छुट्टी नहीं होगी। आपको आ जाना है। वो कदरे सख्त अंदाज में हुक्म सादर करके फ़ोन बंद कर गया और वो परेशान हो गई। फिर ख़ुद को कोसती रही कि नाहक फ़ोन किया। आराम से 3 दिन बाद जाती और इस वक्त जो कहता सुन लेती। अब अगर नहीं जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। दोपहर तक वो न सिर्फ इसके लहजे को सोचती रही जिसमें तहकम और करखतगी थी, बल्कि ये भी कि पता नहीं अब इसके साथ किस तरह पेश आए, और इस मामले में वो खासी बुज़दिल थी। जैसा कि बॉस ने बताया था कि खिलाफ़े मिजाज बात हो जाने पर वो चीखने चिल्लाने लगता है और इसे लग रहा था जैसे अब वो मरहला आ गया है। तमाम रास्ता वो ख़ुद को इस नई सूरत हाल के लिए तैयार करती रही। फिर भी जब इसके घर में दाखिल हुई अंदर से बहुत सहमी हुई थी। सनी अपना बैग लेकर इसके स्टडी रूम की तरफ जाने लगा तो इसने बहुत खामोशी से इसका हाथ पकड़ लिया। फिर धीमी आवाज़ में बोली, आओ इधर सिटिंग रूम में चलते हैं। सनी ने इस सिलसिले में कोई सवाल नहीं किया, चुपचाप इसके साथ आ गया। फिर जब बैठा तो पूछने लगा, टीचर आप क्यों नहीं आ रही थी? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वो सरसरी अंदाज में कहकर इसकी डायरी देखने लगी। लेकिन मामा तो कह रहे थे आप डर गई हैं। सनी ने सादगी से कहा तो वो चौंक कर बोली, किससे? पता नहीं। सनी ने लाइल्मी का इजहार किया तो वो कुछ देर तक इसे देखती रही। फिर डायरी इसके सामने रख कर बोली, चलो आप अपना होमवर्क करो। सनी लिखने में मसरूफ़ हो गया और वो दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी कि इससे सामना न हो, क्योंकि वो हरगिज़ भी खुद में इतनी हिम्मत नहीं पा रही थी। अजीब मुश्किल थी। यूँ लग रहा था जैसे अभी वो हर शय को ठोकर मारता हुआ इसके सामने आ खड़ा होगा। फिर कहेगा, जवाब दो, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? और इसके पास कोई जवाब नहीं था। हाँ या नहीं कहना आसान था, बात ही ख़त्म हो जाती। जबकि वो तीसरे रास्ते पर खड़ी थी, जहाँ कभी मसलहतें दामन थामती, कभी मजबूरियाँ और कभी कोई ख्वाहिश चुपके से सरगोशी कर जाती। बहरहाल मुसलसल धड़के से परेशान होकर इसने कुछ डरते हुए सनी से पूछा, सुनो बेटा आपके मामा कहाँ हैं? ऑफिस। सनी ने हनूज मसरूफ़ रहकर मुख्तसर जवाब दिया और इसे सचमुच अपनी समातों पर शुबा हुआ। क्या क्या कहा आपने? कहाँ हैं आपके मामा? मामा ऑफिस गए हैं। इसके बेताबाना पूछने पर सनी ने मासूमियत से इसे देखा। फिर इसी अंदाज में बोला, थैंक यू गॉड मामा ऑफिस जाने लगे हैं। टीचर आप भी कहें ना। हाँ थैंक यू गॉड, वो चौंक कर बोली और सोफे की बैग पर सर रखा तो अचानक आंखों में नमी उतर आई। कोई नया अनोखा एहसास था, शायद पा लेने से भी बढ़कर, जिसकी गिरफ्त में आकर वो कुछ देर को सब भूल गई। ग्लास वाल से परे फूलों पर खूबसूरत रंगों की तितली मंडला रही थी और इसकी आंखों में ठहरी नमी ने इस मंजर को कदरे धुंधला दिया था। फिर भी वो इसी पर नजरें जमाए बैठी थी। तभी ड्राइववे पर गाड़ी आन रुकी। फूल तितली पस मंजर में चले गए और वो मंजर पर आ गया। ऑफ वाइट सफारी सूट में इसका दराज कद और नुमायां हो गया था। कदम मजबूती से जमाता वो इस तरफ आ रहा था और वो जैसे अपनी जगह पत्थर हो गई थी। हवास तक साथ नहीं दे रहे थे। बस सीने के अंदर एक दिल था जो इसके हर कदम के साथ धड़क रहा था। फिर ऐन इसके सामने आकर वो रुक गया और सनी को मुखातिब करके बोला, सनी आप जाओ, बाकी होमवर्क शाम में कर लेना। लेकिन मामा टीचर तो चली जाएंगी। मैं करा दूंगा। 3 दिन से भी तो मैं करवा रहा था। जाओ शाबाश। सनी अपनी किताबें बैग में रखकर खड़ा हुआ तो इसके साकित वजूद में ज़रा सी हरकत हुई। बेहद सहमी हुई नज़रों से सनी को जाते हुए देखने लगी। वो दरवाजे से निकल गया, तब भी वो इसी तरह बैठी रही। रबिया बिला आखिर इसे मुतवज्जा करना पड़ा और मुतवज्जा होते ही वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। टेबल पर से इसने अपना बैग उठाया। फिर जैसे ही जाने के लिए कदम बढ़ाया वो बोल पड़ा, मैंने आपको जाने के लिए तो नहीं कहा। ये तो तय नहीं है कि आप कहेंगे तभी मैं जाऊंगी। वो इसकी तरफ देखे बगैर बोली, लेकिन वक्त तो तय है। आप 5 बजे से पहले नहीं जा सकती और अभी सिर्फ 4 बजे हैं। उफ, वो पता नहीं क्या चाहता था। वो खासी जुज़बुज़ होकर बोली, जब सनी को पढ़ना नहीं तो मैं क्या करूं? इससे पहले क्या करती थी? सारा वक्त तो आपका सनी को पढ़ाने में नहीं गुजरता था। हल्के से तंज के साथ इसने जताया तो रोहानसी हो गई। प्लीज़ मुझे जाने दें। मुझसे खौफ है, इत्मीनान रखें, मैं आपका मुहासबा नहीं करूँगा। गो कि ये मेरा हक है। फिर भी मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि एक टूटे हुए शख्स को मज़ीद तोड़कर क्या मिला आपको। इसके लहजे की शिकस्तगी छुपाए ना छुपी और इससे ज़्यादा दुख इसी बात का था। बहुत बेकरार होकर इसकी तरफ देखा तो वह ज़रा से कंधे उचकाकर बोला, जा सकती हैं आप। वो बहुत बोझल कदमों से बाहर निकल आई। फिर अभी इसकी छुट्टी बाकी थी, लेकिन जिसकी वजह से घर बैठ रही थी इससे तो सामना हो गया था। फिर मज़ीद छुट्टी का क्या फ़ायदा था? उल्टा फरागत परेशान ही कर रही थी। इसलिए अगले दिन वो ऑफिस चली आई। इसे देखकर यास्मीन ने ताज्जुब के इजहार के साथ कहा, हाँ तुम्हें तो हफ्ते को आना था।
तुम्हारे ख्याल से चली आई कि तुम बोर हो रही होगी। इसने मुस्कुराकर मोहब्बत जताई, लेकिन वो हाथ जोड़कर बोली, मेरा ख्याल मत करो बीबी, मुझे तन्हाई बहुत अजीज है। बहुत नाशुक्री हो तुम। ईमान से अगर मेरे घर में इतने अफराद होते तो मैं शुक्र करो नहीं है। यास्मीन ने फौरन टोक दिया, फिर एक फाइल इसके सामने रखते हुए बोली, लो अब आ ही गई हो तो इसे देख लो, और ज़रा ध्यान से देखना, गलती हो गई तो वो गोरीला हरगिज नहीं छोड़ेगा। कौन गोरीला? सफ़े पलटते हुए इसने सरसरी अंदाज में पूछा। अरे हाँ, तुमने तो नहीं देखा, खैर आज देख लेना। अपने बॉस के साहबजादे हैं, मिस्टर आगा जहांगीर, यास्मीन ने बताया। तो सफ़ा पलटते हुए इसका हाथ वहीं रुक गया और अभी नई सूरत हाल को सोचने जा रही थी कि यास्मीन इसकी तरफ झुककर बोली, उफ, क्या बताऊं तुम्हें, क्या शख्स है, देख कर झरझरी आ जाती है। सच मुझसे तो नहीं देखा जाता, फ़ौरन मुंह मोड़ लेती हूँ। इसे जैसे किसी ने सर्द खाने में धकेल दिया। बहुत चाहने और कोशिश के बावजूद यास्मीन को टोक नहीं सकी और इससे अब काम नहीं हो सकता था। हाथों में सकत ही नहीं रही थी। जो सफ़ा सामने खुला था, नज़रें इसी पर इधर से उधर भटकती रहीं। कितनी देर गुजर गई, चपड़ासी चाय ले आया, वो भी पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। इसे पता भी नहीं चला और इसी बात ने यास्मीन को चौंकाया, क्योंकि चाय के मामले में वो ज़रा तकल्लुफ़ नहीं करती थी। जैसे ही आती फ़ौरन कप उठाकर होंठों से लगा लेती। खैरियत, ये तुम्हारी चाय कैसे रखी रह गई? यास्मीन ने कहते हुए इसे देखा, फिर इसके गुमसुम अंदाज पर इसका हाथ हिलाकर पूछने लगी, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? इसने ऐसे ही अंदाज में ज़रा सा इस बात में सर हिला दिया। नहीं, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ। इसने गहरी सांस खींची, फिर कज़न मुस्कुरा कर बोली, मुझे तुम्हारी बातों ने चकरा दिया था। फिर तो तुम फ़ौरन घर चली जाओ, क्योंकि इसे देखकर तो तुम्हारा हार्ट फेल हो जाएगा। जो बाकायदा इसका नक्शा खींचने लगी थी, फिर गालिबन बॉस को आते देखकर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। बको मत, इसने नागवारी से टोका। फिर कंप्यूटर पर डिस्क लगा रही थी कि इंटरकॉम पर बॉस का बुलावा आ गया। वो डिस्क यास्मीन को थमाकर बॉस के कमरे में आ गई और इन्होंने भी वही कहा, अभी आपकी 2 दिन की छुट्टी बाकी थी। यस सर, लेकिन अब मुझे छुट्टी की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है, बैठें। वो बैठ गई तो कहने लगे, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने आगा को घर से बाहर निकलने पर आमादा कर लिया। वो ऑफिस आने लगा है और गो के अभी लोगों के साथ इसका रवैया कुछ उखड़ा उखड़ा सा है, लेकिन मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएगा। जी। इनके खामोश होने पर इसे यूं ही कहना पड़ा, और हाँ, मैं आपके ऑफिस वर्क से भी बहुत खुश हूँ। बहुत जल्दी सीख लिया आपने। अब आप। दरवाज़ा खुलने से इनकी बात अधूरी रह गई और वो इधर देखते हुए मुस्कुराकर बोले, आओ आका, अभी मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था। उफ, इसका दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, सचमुच इसे लगा जैसे अभी इसका साथ छोड़ जाएगा। और बैठते ही नज़र इस पर पड़ी तो वो अपनी जगह ठिठक गया। फिर इसी अंदाज में रुक कर बोला, आप सनी की टीचर? सनी की नहीं, तुम्हारी। हर दो की कैफियत से बेखबर बॉस ने खुशगवार लहजे में कहा। काश वो इतनी बाहिम्मत होती कि इन्हें मज़ीद कुछ कहने से रोक सकती, और अपनी बेबसी पर इसकी आंखें धुंधला गईं। धुन के इस पार वो शख्स अपने बाप से तफसील सुनते हुए सन्नाटे में नज़र आ रहा था, और वह वाकई ये सितम ज़रीफ़ी थी कि जब जज्बे अपना आप मनवा चुके थे, बॉस वही पुरानी कहानी ले बैठे थे। वो बमुश्किल तमाम खुद को घसीटती हुई अपने कमरे में आ गई और कुर्सी पर गिरते ही दुपट्टे के पल्लू से पलकों तक आई नमी साफ करने लगी। क्या हुआ रबिया? यास्मीन ने नरमी से पूछा तो वह आजिज़ी से बोली, मुझे इस वक्त नहीं छेड़ना, वरना मैं फूट फूट कर रोने लगूंगी। यास्मीन कुछ देर तक इसे देखती रही, फिर इस ख्याल से कि कहीं वो रोने न लगे, अपने काम में मसरूफ़ हो गई। और वो इस बुरी तरह बिखर गई थी कि खुद को समेटना मुश्किल हो रहा था। काश वो कल ही आगा को सारी हकीकत बता देती। कितना फ़र्क पड़ा था इसके ना बताने और बॉस के बताने से। गो के हकीकत तो वही थी जो बॉस इसे बता रहे थे। किस सिलसिले में? वो कहता हुआ इस जगह जा बैठा जहां अव्वल रोज़ जब वो इंटरव्यू के लिए आई थी तो बॉस ने इसे बिठाया था, लेकिन इसमें इसके जज्बे शामिल नहीं थे। और अब दुख सिर्फ इस बात का नहीं था कि वो कभी इसे यकीन नहीं दिला सकेगी, ज़्यादा दुख फिर इसका था कि वो बेतबार हो गया था। ना सिर्फ इसका, बल्कि कभी किसी का यकीन नहीं करेगा। कितनी देर बाद यास्मीन ने फिर इसे देखा। वह अजियतों के पुल सरात अबूर करती नज़र आ रही थी। तब इसने बड़े खलूस से मशवरा दिया, सुनो, ऐसा करो, तुम घर चली जाओ। नहीं, वो बिना चौंके खाली खाली नज़रों से देखने लगी, और इससे पहले कि यास्मीन अपनी बात दोहराती वो इनके सर पर आ खड़ा हुआ।
यास्मीन ने फ़ौरन अपनी नज़रें स्क्रीन पर जमा दी। अंदाज से जाहिर था कि इसकी तरफ देखना नहीं चाहती, और वो देखना चाहती थी लेकिन पलकें उठकर नहीं दी, और वो पता नहीं क्या सोचकर आया था। एक नज़र इस पर डालकर यास्मीन से पूछने लगा, क्या हो रहा है? सर, ये बॉस ने कुछ लेटर्स भिजवाए थे। वो इतनी बोल्ड होने के बावजूद पता नहीं क्यों यास्मीन भौंकला गई। और ये आपके साथ कौन है? रबिया। सर, ये छुट्टी पर थीं, आज आई हैं। यास्मीन ने पेपर वेट के नीचे रखे कागजात में जाने क्या तलाश करते हुए जवाब दिया तो वो एकदम टेबल पर अपने दोनों हाथ जमा कर कदरे आगे झुकता हुआ बोला, मिस यास्मीन, इधर देखें। जी। यास्मीन ने सटपटा कर देखा, लेकिन फिर फौरन नज़रों का जाविया बदल लिया तो वो ज़रा सा हंसकर बोला, डरे नहीं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नुकसान तो वो पहुंचाते हैं जो बज़ाहिर सादा और मासूम नज़र आते हैं। क्यों मिस रबिया? अचानक इसकी तरफ मुड़ा और वो जो इसे ही देख रही थी इसकी चुभती हुई नज़रों से कटकर रह गई। ओके, सी यू। वो ऐसे ही चुभते हुए लहजे में कहकर चला गया तो यास्मीन झरझरी लेकर बोली, कहीं तुम सचमुच मर तो नहीं गई? मरना अपने इख्तियार में कहाँ? इसका अंदाज और लहजा खोया खोया था। हाय, यास्मीन बेहद हैरान। फिर इसकी आंखों के सामने हाथ लहरा कर बोली, कौन सी दुनिया में हो? इसी दुनिया के रंग देख रही हूँ। इसने गहरी सांस खींचकर अपने अंदर की आज़ीदगी को कम करने की कोशिश की, फिर हल्के से बड़बड़ाई, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। फिर रोज़ाना तो वो 3 बजे ऑफिस से निकल जाती थी, इसके बाद बॉस के घर जाना होता था, लेकिन इस रोज़ वो 3 बजे के बाद भी बैठी रही, क्योंकि इसके ख्याल में अब इसका काम ख़त्म हो गया था। दो एक बार यास्मीन ने टोका भी कि इसकी छुट्टी का वक्त हो गया है, और वो बस हूँ हाँ करके रह गई। आखिर यास्मीन ने झुंझला कर पूछा, क्या बॉस ने तुम्हारा टाइम बढ़ा दिया है? आखिर तुम्हें मेरे बैठने से तकलीफ़ क्या है? वो चिढ़कर बोली, लो, मैं तो एक बात पूछ रही हूँ, मेरी बला से क़यामत तक यहीं बैठी रहो। यास्मीन ने बुरा मानकर इसकी तरफ रुख मोड़ लिया। तब एहसास होने पर वो फ़ौरन इसका बाजू थाम कर बोली, सॉरी यार, असल में मैं बस इस वक्त मुझे नहीं छेड़ो वरना मैं तुम्हारा हशर ख़राब कर दूंगी। यास्मीन ने इसकी बात दूसरे अंदाज में लौटाई तो वो हंस पड़ी। ठीक है, नहीं छेड़ूंगी, बस इतना बता दो नाराज़ तो नहीं होना। यास्मीन ने घुरने पर इक्तफा किया। तब वो अपना बैग उठाकर उठ खड़ी हुई। चलती हूँ, बॉस से कहूँगी मेरा कहीं और इंतज़ाम कर दें, तुम्हें मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती हुई बाहर निकली तो सोचा बॉस से पूछ ले कि अब इसके लिए क्या हुक्म है। इनके कमरे में आई तो वो मौजूद नहीं थे, और इनके पीए से मालूम हुआ कि वो साइट पर गए हैं। तब अगले दिन पर टालती हुई वो बाहर आ गई। गो के धूप में शिद्दत नहीं थी, लेकिन गर्मी अरूज पर थी, और आज तो इसे घर जाना था। घड़ी पर नज़र डाली, 3:30 हो चुके थे। पहला ख्याल यही आया कि जल्दी जाने पर अम्मा टोकेंगी, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी? कहीं इधर उधर बैठ कर तो वक्त गुजारने से रही, लिहाजा मर झक कर स्टॉप की तरफ चल पड़ी। और अभी चंद कदम ही बढ़ी थी कि आगा ने गाड़ी इसके बिल्कुल करीब आन रोकी, और बाकायदा उतर कर बोला, आइए टीचर, आज से आपको ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। वो इसे देखकर ही घबरा गई थी। इसकी बात पर तो परेशान हो गई। बमुश्किल थूक निगल कर बोली, नहीं, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तो गाड़ी से जाऊं और मेरी टीचर, मैं अपने घर जा रही हूँ। इसे टोक कर बताना पड़ा। क्यों? मेरा मतलब है ये वक्त तो आपका मेरे लिए मखसूस होता है, या आपके ख्याल में अब मुझे टीचर की ज़रूरत नहीं रही? बज़ाहिर कितने हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन वो जानती थी अपने अंदर क्या आतिशफ़िशां लिए खड़ा है, और वो हरगिज़ भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। खुद को इंतहाई बेबस महसूस करते हुए दूर से आती बस को देखने लगी। तब इसके लिए दरवाज़ा खोलते हुए वो कदरे तहक्कुम से बोला, बैठ जाएं, मुझे भी आपकी ज़रूरत है। आई मीन टीचर की, जो मुझे दुनिया का सामना करना सिखा सके। लगता था सारे हिसाब बेबाक कर देगा। थोड़ी कोशिश से वो खुद को सहारा देने में कामयाब हो गई, तो बराह रास्त इसकी आंखों में देखकर बोली, सॉरी, आप अपने लिए किसी और टीचर का इंतज़ाम कर लें। कहाँ मिलेगी ऐसी टीचर जो मुझे मेरी आंखों में देखकर बात करे? वो ज़रा सा सर ऊंचा करके इधर उधर नज़रें भटकाते हुए बोला तो इसे लगा वो यहीं ढह जाएगी। फिर कदरे तवक्कुफ़ से इसे देखकर कहने लगा, बहरहाल जब तक दूसरी टीचर का इंतज़ाम नहीं होता तब तक तो आपको मेरे साथ चलना होगा, वरना मुमकिन है मैं दोबारा अपनी इस तन्हा दुनिया में लौट जाऊं। वो समझ गई कि वो हरगिज़ इसे नहीं बख्शेगा। जब ही हथियार डालते हुए बोली, ठीक है, आप चलें, मैं भी आ रही हूँ। आ रही हूँ से क्या मतलब? गाड़ी में बैठे, वरना वो गालबन इसका हाथ पकड़ना चाहता था, और इसका इरादा भांप वो खुद ही जल्दी से बैठ गई। फिर अपनी तरफ का शीशा उतारते हुए पहली बार इसने गौर किया कि गुजरते हुए लोगों की नज़रें आगा के बाद फ़ौरन इस पर ठहरती हैं,
और इन नज़रों में तरहम, तासुफ, तमस्खर और जाने क्या कुछ होता है। वो काम कर रह गई। पता नहीं सब क्या समझ रहे थे और इसे कोई परवाह नहीं थी। बहुत इत्मीनान से बैठा और धीमी रफ्तार से ड्राइव करने लगा। वो सख्त उलझन में गिरफ्तार हो गई। समझ में नहीं आ रहा था करीब से गुजरते हुए कितने आवारा लड़कों ने इसे इंतहाई वाहियात नामों से पुकारा, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। न ही गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। तब अंदर ही अंदर जुज़बुज़ होकर वो खुद कलामी के अंदाज में बोली, अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो 5 तो रास्ते में बच जाएंगे। मैं भी यही चाहता हूँ, वो इत्मीनान से बोला। क्यों? क्योंकि आप मुझे घर से निकलने पर आमादा कर चुकी हैं। अब ये बताइए इन लोगों को मैं कैसे फेस करूँ जो मुझे चौंक कर देखते हैं, फिर मुख्तलिफ नामों से पुकारते हुए गुजर रहे हैं। मेरे खुदा, वो इसका दुख महसूस करके बेख्तियार रो पड़ी। अरे वो ज़रा सा हंसा। ये सब आपको तो कुछ नहीं कह रहे। बस करें आगा, मुझे यहीं उतार दें। वो सिसक कर बोली तो इसने गाड़ी एक तरफ करके रोक दी। वो यही समझी इसके उतरने के लिए रोकी है। जब ही दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन इसने एक बार फिर इसी तरह इसका हाथ अपने हाथ में जकड़ लिया और कदरे रुक कर तल्ख लहजे में बोला, देख लिया आपने कैसे कैसे ज़ख़म लगाते हैं लोग, लेकिन खुदा की कसम रबिया, कभी किसी ज़ख़म से इतनी टीस नहीं उठी जितनी टीस आपके लगाए हुए ज़ख़म से उठी है। वो एकदम सन्नाटे में आ गई। मेरे साथ इतना भयानक मजाक क्यों किया आपने? अगर मुझे दोबारा इसी अंधेर नगरी में धकेलना था तो मेरे रास्ते में चिराग क्यों जलाए? या मैं ही हद दर्जा नादान था जो इन चिरागों की लो आपकी आंखों में देखकर कुछ और समझ बैठा? नहीं रबिया, आपको कम से कम मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इसी सन्नाटे में थी कि आंखों में ढेर सारा पानी जमा होकर पलकों से छलकने लगा। तो वो एकदम खामोश होकर होंठ भींच गया। कितने लम्हे चुपचाप सरक गए और पता नहीं शिकस्तगी के एहसास ने इसे बोलने नहीं दिया या इसकी हालत के पेश नज़र इसने मज़ीद कुछ कहने का इरादा तर्क कर दिया। इस पर से नज़रें हटाकर सीधा बैठा तो गहरी सांस खींचकर बोला, चलें, आपको घर छोड़ दूं, रास्ता बताएं। वो जैसे होश में आ गई, इशारे से गाड़ी बैक करने को कहा और हथेलियों से आंखें रगड़ कर सामने देखने लगी। फिर तमाम रास्ता जहां मुड़ना होता वो इशारा कर देती और घर के सामने भी रुकने का इशारा किया तो वो भी खामोशी से इसके उतरने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन उतरने से पहले इसे गोया गवाही मिल गई। आई एम सॉरी आगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़ात किसी की दिल आज़ारी का बाइस बनेगी। आपको जो तकलीफ़ हुई इसके लिए मैं कभी ख़ुद को माफ़ नहीं करूँगी। इसके साथ ही वो उतरकर अंदर चली गई। इसने बहुत खामोशी से इसे जाते हुए देखा, फिर गाड़ी बैक करते हुए जाने के इस ख्याल के तहत बोला था, थैंक यू रबिया। और वो बेहद मुज़म्मिल और बहुत हारी हुई सी अंदर आई थी। अम्मा नन्हे उज़ैर को गोद में लिए इसी की ज़ुबान में बोल रही थीं। वो चुपचाप दूसरे पलंग पर बैठकर इन्हें देखने लगी, जबकि ध्यान मुसलसल इसी की तरफ था, जो एक इसका गम दिल में बसाकर बाकी सारे गमों से बेपरवाह हो गया था। और अचानक इसे लगा वो फिर गलती कर गई है। अभी भी इससे कह देती कि इसकी आंखों में जलते चिरागों की लो देखकर जो वो समझा वही सच है। हाय, तुम कब आई? नबीला ने अंदर आते हुए इसे देखकर पूछा तो वो अपने ख्याल से चौंक कर बोली, अभी आई हूँ। चाय पियोगी? अगर बनी हुई है तो दे दें, बल्कि मैं खुद ले लेती हूँ। वो उठकर किचन में आ गई। केतली में चाय गर्म थी, वो कप में डालकर वहीं बैठ गई और फिर से इसे सोचने लगी तो वो जैसे सामने आन खड़ा हुआ। आप करेंगी मुझसे शादी? उफ! इसने ज़ोर से आंखें बंद करके दोबारा खोली, तब भी वो मौजूद था। जवाब दे रबिया, मेरे साथ चल सकती हैं? और ख़ुद को मजबूर और बेबस महसूस करते हुए इसने मुंह मोड़ा था। बिल्कुल गैर इख्तियारी अमल था और वही इसके दिल में तराजू हो गया। जब भी तो कह रहा था, जब आप मेरा साथ नहीं दे सकती तो समझ लें कोई नहीं दे सकता। और वह सारी मुसाफतें इसके साथ तय कर सकती थी। लेकिन वही अपनी कमाईगी का एहसास कि वो मिडिल क्लास की आम सी लड़की फिर कुछ मसाइल में घिरी हुई है और इसके वालिदैन भला कहाँ इसे अहमियत देंगे। काश वो इसे बता सकती कि इसने इसकी तरफ से मुंह नहीं मोड़ा था, बल्कि अपनी मजबूरियां, अपनी हैसियत और कुछ मसलहतों को सोचते हुए वो मुंह मोड़ने पर मजबूर हुई थी। लेकिन शायद अब तो वो यकीन भी नहीं करेगा। दुख से सोचते हुए इसकी पलकें नम हो गई थीं। फिर अगले रोज़ बॉस ने खुद ही इसे घर जाने से मना कर दिया। इनका कहना था कि सनी छुट्टियों के बायस अपने वालिदैन के पास चला गया है, जबकि आगा को अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। पता नहीं वो खुद आगा की तरफ से मुतमईन होकर कह रहे थे या इसने ये बात कहलवाई थी कि इसे इसकी ज़रूरत नहीं रही। वो बहरहाल ना सिर्फ हर्ट हुई थी, बल्कि इसे बेहद दुख भी हो रहा था
ठीक तो है, मैं महज तनख्वाहदार मुलाजिम ही तो हूँ। जहाँ ज़रूरत होगी वहीं बिठाई जाऊँगी, और जब कहीं ज़रूरत नहीं होगी तो दुख के साथ इसके अंदर ढेरों तलखी भर गई। इसका दिल चाहा एक बार बॉस से ये ज़रूर पूछे कि इस काम के लिए आखिर इन्होंने इसी का इंतखाब क्यों किया था, क्या मजबूरियाँ इसके चेहरे पर लिखी थीं। लेकिन वो इतनी भी मजबूर नहीं थी। किसी भी तरह घर की गाड़ी को 2-3 महीने मज़ीद खींचा जा सकता था, और इस अरसे में वो कहीं और जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाती। लेकिन पहले ही मकाम पर बॉस ने इसका घेराव करके एक तरह से इसे कहीं और जाने से रोक दिया था। आप सिंपल बीए हैं, कोई तजुर्बा नहीं, ना कोई काम आता है, वगैरह वगैरह। और वो यहीं उलझ रही थी कि आखिर इसका घेराव क्यों किया गया। शायद इसलिए कि मैं शक्ल ही से बुज़दिल और कम हिम्मत नज़र आती हूँ। अपना नुकसान होने पर कोई सवाल उठाने का हौसला नहीं मुझ में। कुर्सी की बैग पर सर टिकाए वो धीरे धीरे बोल रही थी। ग़ालिबन इसे इतना भी होश नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ है, और यास्मीन कितनी देर से इसे नोट कर रही थी। कसदन नहीं टोका, क्योंकि वो कभी कुछ बताती ही नहीं थी, लेकिन अब इसकी खुद कलामी सुनकर खामोश नहीं रह सकी। अपने बारे में तुम्हारी राय बिल्कुल ठीक है, शक्ल ही से बुज़दिल और कम हिम्मत नज़र आती हो। यास्मीन ने कदरे झले बुने अंदाज में कहा तो वो ज़रा सी गर्दन मोड़कर इसे देखने लगी। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, इसलिए कि तुम किसी को अपना नहीं समझती। क्या मतलब है तुम्हारा? वो सीधी हो बैठी। ठीक कह रही हूँ मैं, इतने महीनों के साथ के बावजूद तुम अजनबी बनी हुई हो। अगर तुम्हारे ख्याल में मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती, तब भी कह लेने से कम दिल का बोझ तो हल्का हो ही जाता है। या तो तुम मेरे सामने परेशान होना छोड़ दो, या साफ बताओ कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। यास्मीन गालबन भरी बैठी थी, बाकायदा इसकी क्लास ले डाली। कभी रोती शक्ल बनाकर बैठ जाती हो, कभी गुमसुम, और ध्यान तो तुम्हारा मुसलसल कहीं और रहता है। अगर इस तरह काम करोगी तो बहुत जल्द तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, समझी तुम? जी नहीं, बॉस तो मेरे काम की तारीफ कर रहे थे। जनाब, इसे अपनी नहीं मेरी तारीफ समझो, और दुआएं दो मुझे कि तुम्हारा सारा गलत सही करके भेजती हूँ। वो फिर एकदम खामोश होकर यास्मीन को देखे गई तो वो तब कर बोली, बस एक तो तुम पल में हवास खो बैठती हो, ज़रा सा और बोलूँगी तो रोने लगोगी। कुछ इंसान बनो रबिया, अगर किसी मजबूरी के तहत घर से निकली हो तो हालात का मुकाबला करना सीखो। हमेशा ये सोचकर हथियार डाल देना कि मैं तो हूँ ही बुज़दिल और कम हिम्मत, अक्लमंदी नहीं है। इसने इसी खामोशी से सर झुका लिया तो यास्मीन को गुस्से के बावजूद इस पर रहम आ गया। कुछ नरम पड़कर इसका हाथ थामते हुए बोली, अगर तुम्हारे साथ किसी ने ज्यादती की है तो मुझे बताओ, ईमान से सर तोड़ दूंगी इसका। नहीं तो मेरे साथ कौन ज्यादती करेगा भला? हाँ, तुम्हें देखकर तो सबकी पादराना शफ़क़त जाग उठती है। जिस बेसाख्तगी से यास्मीन ने कहा, ऐसी ही बेसाख्ता इसकी हंसी थी। वाह क्या खूबसूरत हंसी है, कभी रास्ते में मत हंसना। और इसकी हंसी को ब्रेक लग गए। यास्मीन की बात पर नहीं बल्कि ग्लास वाल से परे आगा जहांगीर को देखकर वो जाने कब से वहाँ खड़ा था। नज़रें इस पर जमी थीं, लेकिन जैसे ही इसे देखते पाया, फ़ौरन पहले नज़रों का ज़ाविया बदला, फिर ज़रा सा रुख मोड़ा और फिर बाहर निकलता चला गया। इसकी नज़रों ने दूर तक इसका ताक़ुब किया, फिर यास्मीन को देखकर बोली, थैंक यू यास्मीन, तुमने मेरी बहुत मदद की। बावजूद इसके कि तुम्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं, मुझे वाकई तुमसे हमदर्दी नहीं है। बस हमेशा तुम्हारे घर वालों का ख्याल आया। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? यास्मीन ने बड़ी खूबसूरती से इसका घेराव कर लिया। वो वाकई जानना चाहती थी कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। अम्मा, भाभी, इनकी गोद में चंद माह का बच्चा और मैं। इसने बताया तो यास्मीन सोचते हुए बोली, भाभी की गोद में चंद माह का बच्चा है और तुम्हारे भैया कहाँ हैं? सारी परेशानी भैया की तरफ से ही तो है। इसने भी जैसे मौका गनीमत जाना, अपनी परेशानियों बल्कि दुखों का रुख भी भैया की तरफ मोड़ दिया। मुख्तसर सूरत हाल कह सुनाई, जिसे सुनकर यास्मीन अफसोस का इजहार करते हुए बोली, वाकई ये तो खासी परेशानी की बात है। परदेश का मामला है, वहाँ वो लाचार, यहाँ तुम लोग बेबस। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। हैं कहाँ? मलेशिया में। मलेशिया? यास्मीन कुछ देर तक पुरसोच अंदाज में इसे देखती रही, फिर कहने लगी, मेरे एक चचा मलेशिया में रहते हैं। ऐसा करो, तुम अपने भाई का नाम और जिस पते पर इन्हें ख़त लिखती हो वो लिख दो, फिर मैं चचा को ख़त लिखती हूँ, शायद वो कुछ कर सकें। तुम्हारे सगे चचा हैं। एक कागज़ पर भैया का नाम और पता लिखते हुए इसने यूं ही पूछ लिया, फिर कागज़ इसे थमाते हुए बोली, ईमान से अगर ये काम हो जाए तो मैं तुम्हारा। बस बस, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। यास्मीन के टोकने पर वो एकदम खामोश हो गई। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। इसने अम्मा और नबीला को भी बता दिया था कि यास्मीन अपने चचा के ज़रिए भैया की रिहाई की कोशिश कर रही है,
और इसी रोज़ से वो दोनों किसी अच्छी खबर की मुंतज़िर रहने लगी थी। नबीला तो बाकायदा दिन गिनने लगी थी कि फ़लाँ तारीख को यास्मीन ने ख़त लिखा जो फ़लाँ तारीख तक पहुँचेगा, इसके बाद जवाबी तारीख। लेकिन इसके अंदर की उदासी जूं की तूं थी, क्योंकि इस रोज़ के बाद से इसने आगा को नहीं देखा था। पता नहीं इसने ऑफिस आना क्यों छोड़ दिया था। और जब यह ख्याल आता कि कहीं इसने फिर से तो खुद को घर तक महदूद नहीं कर लिया, इसका दुख सवा हो जाता। कितनी बार सोचा बॉस से पूछे, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं पड़ी। अगर इन्हें बताना होता तो खुद से बताते, इसके पूछने पर पता नहीं क्या समझें। यही सोच कर रह जाती और कभी खुद को टोकती कि जब इसे इसकी ज़रूरत ही नहीं रही तो फिर वो क्यों इसके बारे में इतना सोचती है। लेकिन ये इसके इख्तियार में कब था। सारी सोचों पर पहरे बिठा सकती थी, एक इसके ख्याल से दामन बचाना मुश्किल था। दिन बड़े बोझल बड़े बेकैफ से गुजर रहे थे। दिल का मौसम अच्छा ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसके साथ यही मामला था। यूं लगता जैसे सारे जहां पर उदासियों का राज हो। ऐसे में अगर कोई रास्ते में भी हंसता हुआ नजर आता तो वो चौंक कर देखने लगती। इस रोज़ दिल के हाथों मजबूर होकर इसने बज़ाहिर सरसरी अंदाज में यास्मीन से कह दिया, सुनो, इतने दिनों से आगा जहांगीर नज़र नहीं आए। नाम मत लो, ऐसा ना हो बोतल के जिन की तरह हाजिर हो जाएं। अपने तई यास्मीन ने इसे डराया, लेकिन वो बड़े आराम से बोली, ऐसा हो जाए तो क्या बात है, बड़ी बहादुर बन रही हो। इस रोज़ तो इसे देखकर कह रही थी कि मुझे मत छेड़ना वरना मैं फूट फूट कर रोने लगूंगी। यास्मीन ने इसकी नकल उतारी तो वह हैरान होकर बोली, ये मैंने आगा को देखकर कहा था, और क्या। इसी वक्त तुम बॉस के कमरे से आई थी और वो भी वहीं मौजूद था। फिर यहाँ आया तब भी तुम्हारी सिटी गुम हो गई थी। यास्मीन जो समझी इसी हिसाब से कह रही थी। तब वो ज़रा सा हंसी, अच्छा मुझे याद नहीं है, बहरहाल हैं कहाँ वो, सुना है बाहर चले गए हैं। क्या। वो जैसे तपती धूप में आ खड़ी हुई थी। किस कदर तपश थी, तन मन सब जलने लगा था। इसमें हैरत की क्या बात है, बड़े लोग हैं, दुनिया इनकी मुट्ठी में। यास्मीन इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी, अपनी कहे गई, और वो कब सुन रही थी। इसके अंदर यहाँ वहाँ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बस कहीं हल्की सी आवाज़ थी, जब आप मेरा साथ नहीं दे सकती तो समझ लें कोई नहीं दे सकता। तो क्या वो मायूस होकर चला गया। अचानक ही ख्याल आया और दिल में ऐसा दर्द उठा कि वो घबरा कर खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो, यास्मीन ने इसी मसरूफ़ अंदाज में पूछा। इसने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से निकलकर वॉशरूम में आ गई। बस तन्हा होने की देर थी। आंखों के पैमाने यूं छलके कि इसे बंद मानना मुश्किल हो गया। कितनी देर तक वो मुसलसल हथेलियों से आंखें रगड़ती रही, फिर वॉश बेसन का नल खोलकर पानी के छींटे मारे। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यूं लग रहा था अपने साथ इसे भी बहा ले जाएंगे। बड़ी मुश्किल से इसने खुद पर काबू पाया, फिर आईने में देखा। आंखें सुर्ख हो रही थीं और ऐसी हालत में यास्मीन का सामना करना और मुश्किल लग रहा था। मुख्तलिफ बहाने सोचती हुई वो वापस आई तो यास्मीन मौजूद नहीं थी। इसने शुक्र का सांस लिया और जल्दी से एक कागज़ पर अपनी अचानक तबीयत खराबी की चंद लाइनें घसीट कर इसके पेपर वेट के नीचे दबाया, फिर बैग उठाकर बाहर निकल आई। घर में दाखिल हुई तो माहौल का रंग रोज़ाना से मुख्तलिफ नज़र आया। नबीला बरामदे में खड़ी उज़ैर को हाथों पर उछालते हुए इसके साथ खुद भी खिलखिलाकर हंस रही थी, और अम्मा किचन में गलबन सूजी भून रही थीं, जिसकी महक पूरे आंगन में फैली थी। और वह ज़हनी तौर पर इतनी अपसेट थी कि खुद से कुछ कयास नहीं कर सकी। नबीला के करीब आई और इससे पहले कि कुछ पूछती वो इसे देखकर तशवीश से बोली, तुम्हें क्या हुआ है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसने कहते हुए बेख्तियार हथेलियों से आंखें ढांप लीं, जो सारे राज अफशा कर देती थीं। आओ अंदर चलकर लेटो। नबीला ने उज़ैर को एक बाजू में लिया और दूसरा हाथ इसके कंधे पर रखकर अंदर ले आई तो इसने बैठते ही पूछा, अम्मा कहाँ हैं। हलवा बना रही हैं। आज कोई ख़ास दिन है क्या। हमारे लिए तो ख़ास ही है। नबीला की शोखी फिर लौट आई। फ़ौरन लिफाफा लाकर इसके हाथ में थमा दिया। वो समझ गई भैया का ख़त है। निकाल कर पढ़ने लगी। इन्होंने लिखा था कि एक नेक दिल पाकिस्तानी की मदद से वो रिहा हो गए हैं और अभी फ़िलहाल इसी के साथ रह रहे हैं। गो कि अभी भी इनका क़याम गैर कानूनी है, लेकिन बहुत जल्द वो इसी शख्स की मेहरबानी और कोशिश से वहीं का पासपोर्ट बनवा लेंगे। इसके बाद वो जब तक चाहें वहाँ रह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अरसा तो नहीं, फिर भी 1-2 साल ज़रूर रहेंगे। फिर इन सबको तसल्ली दी थी कि अब इनकी तरफ से परेशानी की कोई बात नहीं है, और ये कि मुलाजमत मिलते ही खर्च के लिए रकम भेज देंगे। और वाकई ये खुशी की बात थी। नबीला खिलखिला रही थी। अम्मा मीठा बनाने में लगी थी, और वो क्या करे, जिसका दिल अभी भी खामोश था। खत बंद करके दोबारा लिफाफे में रखा, फिर नबीला को देखकर बमुश्किल मुस्कुरा सकी। मुबारक हो भाभी, अल्लाह ने बड़ा करम किया है।
तभी अम्मा हलवा लिए अंदर चली आईं। इसे देखा तो ताज्जुब से पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गईं? तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। चलो अच्छा हुआ आ गईं। भाई का ख़त पढ़ा तुमने? अम्मा किस कदर खुश नज़र आ रही थीं। इसने गहरी सांस के साथ हाँ कहा, फिर इनके हाथ से प्लेट लेकर एक चम्मच मुंह में डाला और प्लेट नबीला को थमाकर लेट गई। बुखार हो रहा है क्या? अम्मा ने तशवीश जाहिर की। हाँ कुछ ऐसा ही लग रहा है। अभी तो डॉक्टर होगा, दवा ले आऊँ क्या? नहीं शाम में देखेंगे, बस अब मैं सो रही हूँ। वह कहती हुई करवट बदल गई। थका हुआ जहन था, फिर आंखें भी भारी हो रही थीं जब ही जल्दी नींद आ गई। फिर शाम से पहले यास्मीन के आने पर अम्मा ने इसे उठा दिया। इस वक्त इसका जिस्म बुरी तरह तप रहा था। शायद अंदर की तपश ने बाहर की रात देख ली थी। चेहरा भी सुर्ख हो रहा था और यास्मीन जाने क्या सोचकर और किस मूड में आई थी, इसे देखकर वाकई परेशान हो गई। तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? सुबह तो अच्छी भली थी। मैं कब अच्छी भली थी? इसने सोचा, फिर इसे देखकर कसदन मुस्कुराकर बोली, बस जब काम करने को दिल नहीं चाहता तो बीमार हो जाती हूँ। ये तो अच्छी बात नहीं है। यास्मीन ने कहा तो इसकी जहनी रो बहक गई। अब आप कहेंगी ये अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा ये तो मैं नहीं जानता। वो इसी की बात याद करते हुए बेध्यानी में दोहरा रही थी कि यास्मीन इसके जानता कहने पर ज़ोर से हंसी और इसके चौंक कर देखने पर मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ पूछा, ये तुम जानता कब से हो गई? जानता? वो अपनी बात पर गौर करते हुए बोली, रांझा रांझा कर दी मैं, आप ही रांझा हो गई। हाँ हाँ, यही मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि कौन है रांझा और कहाँ है? यास्मीन ने हाँ को इस अंदाज से लंबा खींचा जैसे इस पर जता रही हो कि वो वाकई इसी मकसद से आई है, और वो बगैर चौंके बोली, पता नहीं कहाँ है। देखो मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। आज तुम्हारे आने के बाद से मैं मुसलसल तुम्हारे बारे में सोचती रही हूँ कि आखिर तुम्हें बीमारी क्या है। बैठे बैठे गुम हो जाना, काम से लापरवाही, बात बेबात पलके नम कर लेना, और ये सारी बातें एक ही बीमारी को ज़ाहिर करती हैं, और वो है इश्क, है ना? यास्मीन बड़े यकीन से कहकर ताइदी नज़रों से इसकी आंखों में देखने लगी, तो वो अफसुर्दगी से मुस्कुराई। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, लेकिन अभी मुझसे कुछ मत पूछो। बड़ी आजिज़ी थी इसके लहजे में। यास्मीन ने ठिठक कर देखा, फिर इसका हाथ दबाकर बोली, चलो अभी नहीं पूछती। तभी नबीला चाय लेकर आई तो इसे देखकर यास्मीन पूछने लगी, तुम्हारे भैया का कोई ख़त वगैरह आया? हाँ आज ही आया है, इसने कहा, फिर सारी तफसील बताकर एहसानमंदी से इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि वो बोल पड़ी, बस मैंने कुछ नहीं किया, एक ख़त ही तो लिखा था चचा को। दुनिया के सारे काम ऐसे ही तो हो रहे हैं, बस एक ख़त लिखा जाता है, किसी को रिहाई मिलती है, किसी को असीरी, किसी को नौकरी। और यास्मीन ने भरपूर कहका लगाया, फिर इसे छेड़कर बोली, अक्लमंद होती जा रही हो, तुम्हारी सोबत का असर है, मेरी या नबीला की मौजूदगी के बायस इसने फ़ौरन बात बदल दी। अच्छा खैर, अब तुम जल्दी से ठीक होकर ऑफिस आओ, क्योंकि मैं तुम्हारी इतनी आदी हो चुकी हूँ कि तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। लेकिन मैं तो जॉब छोड़ने का सोच रही हूँ। हाय, अभी तो मैंने तुम्हें अक्लमंद कहा है, फिर ये बेवकूफ़ी की बातें करने लगी। खबरदार, घर बैठने की ज़रूरत नहीं है। यास्मीन ने पहले इसे डांटा, फिर समझाते हुए बोली, कुछ ना करने से कुछ करते रहना अच्छा होता है। ये मत सोचो कि अब भैया की नौकरी लग जाएगी तो तुम आराम से बैठ जाओगी। मुझे देखो, मेरे माशाल्लाह 4 भाई हैं, सब अच्छा कमाते हैं और मुझे माहाना जेब खर्च भी देते हैं, फिर भी मैं जॉब कर रही हूँ। आखिर घर बैठकर क्या करूँ? ठीक है, फिर मैं कोई और जॉब तलाश करूँगी। इसने कहा तो यास्मीन चौंक कर बोली, क्या मतलब? यहाँ क्या तकलीफ़ है तुम्हें? फिर वो खुद ही कयास करके बोली, मेरा ख्याल है तुम आगा जहांगीर से डर गई हो। बको मत, वो चिढ़ गई। तुमने आगा को हवा बना लिया है, इंसान है वो। अगर इसके साथ कोई हादसा हो गया है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम हर वक्त इसका मजाक उड़ाते रहें। ओफो, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, इसे भी मत कहो, मुझे दुख होता है। यास्मीन खामोश होकर इसे देखने लगी, फिर कंधे उचकाकर उठ खड़ी हुई। अच्छा मैं चलती हूँ और तुम भी फ़ौरन ठीक होकर ऑफिस आओ, बाकी बातें वहीं होंगी। वो शायद समझ गई थी। खासी मशकूक नज़रों से देखते हुए चली गई तो बैग से कमर टिकाकर इसने आंखें बंद कर लीं। यूं लग रहा था जैसे आगा का नहीं, इसका मजाक उड़ाया गया है। तब इसे अपने आप पर हैरत हुई कि इतने से वक्त में वो कितना फासला तय कर आई थी कि पीछे मुड़कर देखना मुहाल लग रहा था। फिर 2 दिन बाद से इसने दोबारा ऑफिस जाना शुरू कर दिया तो वो वहीं रूटीन शुरू हो गई, लेकिन अब इसका किसी काम में दिल नहीं लगता था। गो कि इसने आगा को 2-3 बार ही ऑफिस में देखा था, फिर भी इसकी कमी महसूस होती थी।
यूं जैसे वो अव्वल रोज से इसके साथ रहा हो और अब अचानक कहीं चला गया। और ऐसा था तो, लेकिन ऑफिस में तो इसका साथ नहीं था। यास्मीन को इसने अलिफ से ये तक सब बता दिया था और उल्टा इसकी गालियां ही सुनने को मिली। फिर रोजाना वो इसे समझाना अपना फर्ज समझती। तुम जैसी अहमक लड़की मैंने अपनी जिंदगी में पहले कहीं नहीं देखी। आगा से हमदर्दी तो की जा सकती है, मोहब्बत नहीं। छोड़ दो इसका ख्याल, तुम्हारे लिए कमी नहीं है। वो जानती थी जो भी सुनेगा यही कहेगा और इसे खुद पर इख्तियार नहीं था। जब भी यास्मीन की बातें सुन लेती, जवाब में एक लफ्ज़ नहीं कहती थी। यूं ही दिन गुजरते चले गए। अब तो घर की तरफ से भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि भैया जॉब से लग चुके थे और इन्होंने ड्राफ्ट भी भिजवाया था। और अम्मा ने जो पहली मजबूरी के तहत इसे जॉब करने के लिए कहा था, अब छोड़ने को कहती, लेकिन अब वो छोड़ने को तैयार नहीं थी। बकौल यास्मीन घर बैठकर क्या करना है, वो भी यही सोचती कि फरागत से तो वक्त काटे नहीं कटेगा। इससे मसरूफियत अच्छी कि किसी तौर वक्त गुजर रहा था। इन्हीं दिनों यास्मीन की शादी तय पा गई। वो खुद ना सिर्फ हैरान थी बल्कि बड़े मज़े से बता रही थी। वाकई जिस काम का जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो इसी वक्त पर होकर रहेगा। अब देखो, मेरी शादी की फ़िक्र सबको थी, लेकिन दूर दूर तक इम्कान नहीं था। यूं आनन फानन रिश्ता तय हुआ और अब मैं जा रही हूँ। और हाँ, मेरी शादी में आना नहीं भूलना। हो सकता है वहीं कहीं तुम्हारा भी चांस बन जाए। इसने सिर्फ हंसने पर इक्तफा किया। फिर यास्मीन के जाने के बाद कुछ दिन वो अकेली रही। इसके बाद एक और लड़की आ गई और अब क्योंकि वो सीनियर थी और अक्सर वापसी में भी देर हो जाती, और अम्मा अब हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी कि वो जॉब छोड़ दे, क्योंकि इन्हीं दिनों इसके लिए एक अच्छा प्रपोज़ल आया था, जो बाद में लड़के ने ये कहकर मना कर दिया कि वो जॉब करने वाली लड़की से शादी नहीं कर सकता। अपनी अपनी सोच है, लेकिन अम्मा को फिक्र लाहक हो गई कि वो जब तक जॉब करती रहेगी इसकी शादी नहीं हो सकती, और वो अब जल्द ही इसकी शादी करना चाहती थी। इधर भैया के ख़तों में भी यही तस्करा होने लगा था कि जिससे वो परेशान हो गई। इस वक्त भी वो कुछ ऐसी ही परेशान सोचों में घिरी थी कि बराबर बैठी लड़की ने इसे मुखातिब करके कहा, रबिया आपका फ़ोन है मेरा। वो हैरान हुई और परेशान भी, क्योंकि घर से कभी फ़ोन नहीं आया था। फितरी तौर पर कुछ अंदेशों में घिरकर रिसीवर थामा, फिर पहले दिल ही दिल में इलाही खैर कहने के बाद हेलो कहा। हेलो रबिया, कैसी हैं आप? लगता था मुद्दतों से समाते इसी एक आवाज़ को सुनना चाहती हैं। बेहद ढीले ढाले अंदाज में इसने सर बैग से टिका लिया और रुक कर बोली, अस्सलाम वालेकुम आगा, आप कैसे हैं? अरे आपने पहचान लिया, वरना मैं तो समझा था हमेशा से मुख्तलिफ। इसका लहजा खुशगवार था और जाने क्यों बात अधूरी छोड़ गया। इसका दिल चाहा पूछे, क्या समझे थे आप? लेकिन खामोश रही और इसने भी कुछ देर ग़लबन इसके इसी सवाल का इंतज़ार किया। फिर कहने लगा, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया कि कल मेरी बर्थडे है और आपको आना है, और अगर मैं ना आ सकूं, हर सूरत आना है, समझी आप? इसने फ़ौरन टोक कर तहकम से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। तो वो कितनी देर तक इसके लहजे पर गौर करती रह गई। समझ में नहीं आया कि इसे किस हैसियत से बुलाया है। इस रात कितनी देर तक इसे नींद नहीं आई। खुद अपनी बेखबरी पर हैरान थी कि ना इसे आगा के बाहर जाने का पता चला था और अब ये भी मालूम नहीं था कि वो कब आया है। अगर आज वो फ़ोन ना करता तो अभी भी बेखबर ही रहती। हालांकि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा था जिसमें इसका ख्याल ना आया हो, और हर रात वो इसके तस्वर से बातें करते सोती थी। फिर इसके जाने और आने से बेखबर क्यों रही? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वो कहीं भी रहे, मेरी गिरफ्त सिर्फ इसकी परछाई पर है, इसने खुद से कहा था। अगले दिन वो सुबह अम्मा से कहती हुई गई थी कि आज वह देर से आएगी, क्योंकि इसकी बर्थडे में जाना तय था। और सारा दिन वो इसे देने के लिए गिफ्ट सोचती रही, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अपनी हैसियत का तयन नहीं कर पाई थी और इसने भी वाज़ह नहीं किया था दोस्त, मुलाजिम या टीचर। बहरहाल ऑफ टाइम के बाद भी वो कितनी देर तक ऑफिस में बैठी रही। जब शाम के साए उतरने लगे तब इसके घर की तरफ जाते हुए इसके दिल ने जैसे पहली बार धड़कना सीखा। वो नहीं जानती थी इसका रवैया कैसा होगा, और इस निश पर इसने सोचा भी नहीं था। बस इसे तो यूं लग रहा था जैसे किसी खोए हुए रास्ते का निशान मिल गया हो। लेकिन जब इसके घर के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार देखी तब वो ठिठक कर रुक गई। बंगले पर नज़र डाली, बरकी कमकमों से जगमगा रहा था। बड़े लोगों और इतनी बड़ी तकरीब में भला इसका क्या काम? यही सोचते हुए वो शशोपंज में पड़ गई। अगर इसे इंतज़ार होता तो इंतज़ार में मिलता, जबकि खुले गेट के रास्ते पर नज़र डालते हुए इसकी आंखें धुंधला गईं। फिर इसने अपनी कदम वापसी के लिए मोड़ लिए। तभी सनी भागता हुआ इसके पास आया। टीचर, वो इस मासूम पुकार पर रुक गई और पलकें झपक कर आंखों की धुंध साफ करने लगी। टीचर, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। मामा ने कहा था आप ज़रूर आएंगी।
सनी ने सादगी से कहा तो इसने एक नज़र गेट के अंदर डालकर पूछा, तुम्हारे मामा कहाँ हैं? अंदर हैं, आप आइए ना। सनी इसका हाथ पकड़कर खींचने लगा तो वो जैसे इस नन्ही सी ताकत से खींची चली आई। हाल कमरे में दाखिल होते ही सनी ये कहता हुआ भाग गया कि मैं मामा को बुलाता हूँ, और वो इतने लोगों और इतनी सज धज देखकर परेशान हो गई। सचमुच रंगो का सैलाब था। एक्सक्यूज मी, अकब से किसी ने गालबन इसे रास्ते से हटने के लिए कहा तो वो दरवाजे से हटकर दीवार के साथ चलती हुई कोने में आ खड़ी हुई और मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखने लगी। इतने लोगों के बावजूद बेहंगम शोर नहीं था। हल्की हल्की हंसी, हल्की हल्की आवाज़ें, और वो जिसे ढूंढ रही थी इसकी आवाज़ की बाज़गश कहीं अंदर से उभरी थी। एक उम्र शोर और हंगामों में गुजरी, और जैसा कि आपने कहा था कि रंगीनियों में खोकर इंसान थैंक यू गॉड कहना भूल जाता है, तो मैं भी भूला रहा। याद इस वक्त आया जब सब साथ छोड़ गए, और वो सोचने लगी कि ये सब दोबारा इसकी महफिल में कैसे शरीक हो गए। वो तो बहुत तन्हा हो गया था। फिर एक जगह इसकी नज़रें ठहर गईं और दिल में हल्का हल्का दर्द करवटें लेने लगा, शायद इसलिए कि वो इससे बहुत दूर हो गया था। सर्जरी के बाद इसके चेहरे पर कोई हल्का सा निशान भी नहीं था, और वो इसे इसकी आंखों और अंदाज से पहचान रही थी। साथ ही बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसके कदम दरवाजे की तरफ उठने लगे, और इधर उधर से आती आवाज़ें इसके दर्द में इजाफा कर रही थीं। आगा को देखा, पहले से ज़्यादा हैंडसम। छुट्टियों के बायस सनी अपने वालिदैन के पास चला गया है और आगा को अब आपकी ज़रूरत नहीं रही, बॉस ने कहा था, और इस वक्त भी इसे दुख हुआ था, और अब तो यकीन भी हो गया था कि वाकई इसे इसकी ज़रूरत नहीं रही। अपने हल्के में किस कदर खुश और मगन नज़र आ रहा था। दरवाजे तक आते आते वो बुरी तरह बिखर गई थी। फिर जल्दी से बाहर निकल कर आई और सतून की आड़ में रुककर अपनी आंखें साफ करने लगी, लेकिन धुंध छुटने का नाम नहीं ले रही थी। तब वो ऐसी ही धुंधलाई आंखों से चल पड़ी। गेट से निकलकर गाड़ियों के दरमियान से रास्ता तलाश करती हुई रोड तक आई तो कदमों की रफ्तार तेज कर दी। एक तवील मुद्दत बाद यूं लगा जैसे सब इसके ताक़ब में चले आ रहे हों। वो सचमुच भागने लगी, लेकिन पैर लड़खड़ा गया और संभलते संभलते भी वो गिर गई। पक्की सड़क थी, हथेलियां छिल गईं और घुटनों में अलग चोट आई। उठने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई। इंतहाई बेबसी के आलम में इधर उधर देखा, किसी को मदद के लिए पुकारे, तभी एक गाड़ी करीब आन रुकी। बीच सड़क पर बैठी वो अपनी हालत पर कुटती हुई जल्दी से दुपट्टा ठीक करने लगी कि वो गाड़ी से उतरकर इसके करीब पंजों में बैठते हुए बोला, देख लिया मुझसे भागने का नतीजा। इसने चौंक कर सर ऊंचा किया और इसे देखकर जाने क्यों सहम सी गई। अब क्यों डरती हो? अब तो मैं खौफनाक नहीं हूँ। वो पता नहीं क्या कहना चाहता था। वो होंठ भींच कर उठने की कोशिश करने लगी। तब इससे पहले वो खड़ा हुआ और इसकी कलाई थामकर इसे उठा दिया। फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बोला, मुझे पता है तुम मेरे बगैर चल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं चल सकता। वो इसे बाजू से थाम कर गाड़ी में धकेलता हुआ इतने आराम से कह गया। वो शशदर इसे देखे गई जो इसकी तरफ का दरवाज़ा बंद करके अब सामने से चक्कर काट कर ड्राइविंग सीट की तरफ आ रहा था। फिर इसके बराबर बैठा तो एक नज़र इस पर डालकर पूछने लगा, इस तरह क्यों चली आई मुझसे मिले बगैर? आपको क्या फ़र्क पड़ता है? वो इस कदर रूठे लहजे में कहकर रुख मोड़ गई। बेवकूफ़ लड़की, अगर फ़र्क नहीं पड़ता था तो तुम्हारे पीछे क्यों भागा चला आता? इधर देखो मेरी तरफ। वो इस तरह बात कर रहा था जैसे हमेशा से इसके साथ इतना ही फ्रैंक रहा हो। वो इसी तरह बैठी रही। दिल का अजीब आलम था और समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। सुनो, क्या तुम मुझसे खफा हो? कदरे तौक़ुफ़ से इसने इस अंदाज में पूछा जैसे अगर वो हाँ कह देगी तो इसे बहुत दुख होगा, और अब वो इसे दुख नहीं दे सकती थी। इसकी तरफ देखकर बोली, नहीं, मैं कभी आपसे खफा नहीं हो सकती। वो कुछ देर तक इसके चेहरे पर नज़रें जमाए बैठा रहा, फिर धीरे से इसका हाथ थामकर पहले एक नज़र आसमान पर डाली, फिर इसे देखकर दिलनशी मुस्कुराहट के साथ बोला, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू रबिया। इसके साथ ही इसने गाड़ी इसके घर जाने वाले रास्ते पर डाल दी। आप मेहमानों को छोड़कर आ गए और ये अच्छी बात नहीं है, और जो तुम मुझे छोड़कर जा रही थी ये अच्छी बात है। वो महजूज मुस्कुराहट होठों में दबाकर बोला, तो वो सर झुकाकर रह गई, और कदरे तवक्कुफ़ के बाद वो कहने लगा, पता है इस वक्त तुमने मुझे कितना मायूस किया है। मैं इस शिद्दत से तुम्हारा मुंतज़िर था, तुम्हारी राहों में फूल बिछाना चाहता था, और तुम ऐसी ही ऑफिस से थकी हारी उठकर चली आई। ज़रा हुलिया देखो अपना। इस हुलिये में मैं तुम्हें अपनी मेहमान ख़ास के तौर पर मुतारिफ़ करता तो सोचो लोग कैसी कैसी शक्लें बनाते और कैसी कैसी नज़रों से देखते।
तो आपको 1 मिनट। वो जाने क्या कहने जा रही थी कि वो फ़ौरन टोक कर बोला, कोई बात कहने से पहले इस वक्त को याद कर लो जब लोग मेरा तमस्खर उड़ाते और मुझे मुख्तलिफ नामों से पुकारते हुए गुजर रहे थे। इस वक्त बताओ तुम क्यों रोई थी? जी, वो कदरे उलझ कर देखने लगी तो वो एक नज़र इस पर डालकर बोला, मैं बताता हूँ, तुम्हें मेरे दुख ने रुलाया था, तुमसे मेरी अजियत बर्दाश्त नहीं हुई थी और इसी वक्त मैंने जान लिया था कि मेरे दुख को सीने से लगाकर तुम बहुत ज़्यादा अरसा मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकती। तुम्हें लौटकर मेरे पास आना था और इससे पहले कि तुम आती मैं सर्जरी के लिए बाहर चला गया, सिर्फ तुम्हारी खातिर कि अपने साथ साथ मैं तुम्हें अजियत में नहीं देख सकता था। लोग मेरा मजाक उड़ाते और रोती तुम, और रबिया मैं हमेशा तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। कदरे तौक़ुफ़ के बाद फिर कहने लगा, बहरहाल जैसे तुमने मेरे दुख को महसूस किया तो अभी लोगों के रवैये से तुम्हें जो दुख होता वो मुझे मार डालता। नहीं रबिया, मैं हरगिज़ किसी को तुम्हारी तरफ ऐसी नज़र नहीं डालने दूंगा जिसमें तुम्हारे लिए तहकीर का हल्का सा शाइबा भी हो। अलबत्ता रश्क और हसद पर मैं पहरे नहीं बिठा सकता, समझी तुम? और वो सब समझ गई थी, ये भी कि इसने किस हैसियत से इसे बुलाया था, और इस लिहाज से तो वाकई इसका हुलिया ठीक नहीं था। और सुनो, वो इसके घर के सामने गाड़ी रोक कर बोला, अभी तुम्हें दोबारा मेरे साथ चलना है। इस वक्त इसने कदरे घबरा कर पर फैलाती तारीकी को देखा। हाँ, क्योंकि मैं सबको बहुत तजस्सुस और इंतज़ार में छोड़ आया हूँ। जाओ जल्दी से चेंज करके और फ्रेश होकर आओ। नहीं अम्मा, इजाज़त नहीं देंगी। चलो इनसे मैं बात करता हूँ। वो बड़े आराम से कहते हुए उतरने लगा तो वो कुछ सहम कर बेख्तियार इसका बाजू थाम गई। नहीं आगा, मैंने अभी घर में आपका जिक्र नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं अपना तारुफ खुद करवा दूंगा। वो इसकी सहमी हुई आंखों में देखकर दिलकशी से मुस्कुराया, फिर अपना बाजू छुड़ाकर नीचे उतर गया और इसके उतरने का इंतज़ार किए बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर हल्के से दस्तक के बाद अंदर दाखिल हो गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे इसके दिल में दाखिल हुआ था, और जिस तरह वो इसे दिल से नहीं निकाल सकी। इसके एतमाद और यकीन पर वो ज़रा सा मुस्कुराई, फिर इसके पीछे आते हुए एहसास तशक्कुर में घिर कर ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी, थैंक यू गॉड। ये खूबसूरत नावल आप सबको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।